हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है सिविल कोड कलर के टेस्ट मेन सीरीज सॉल्यूशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर 16 का डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत लोगों ने सेट नंबर 15 को देखा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। मैं सबका बारी बारी से कमेंट भी चेक किया हूँ। और कुछ विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट था कि सर एसे, लेटर, वोकैब, इस सब का भी डिस्कशन कराया जाए। मैं उनके लिए यह सिर्फ स्लाइड ऐड किया हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर का डिस्कशन भारती सर करते हैं इसी वीडियो में, तो वहाँ पे वो इस बात का चर्चा जरूर करते हैं कि इंग्लिश में ऐसे हो, लेटर हो, हिंदी में निबंध हो, पत्र लेखन हो, वोकैब का पार्ट हो, इडियम्स वगैरह हो। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख के सिर्फ मैथ रीजनिंग वगैरह देख लिए तो उससे हो जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप जो भी चीज़ों की डिमांड करते हैं वो चीज़ें आपके वीडियो में अवेलेबल रहती है। ठीक है ना? क्या क्या अवेलेबल रहती है? इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है, हिंदी का डिस्क्रिप्टिव रहता है, जीके जीएस रहता है 15, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहता है, 10 मैथ्स के सवाल रहते हैं, 10 रीजनिंग के सवाल रहते हैं और 10 कंप्यूटर के सवाल रहते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चीज़ों का फायदा लें। ठीक है? या वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी 20 सेट लगाने के बाद उसके बाद मैं 5 सेक्शनल लाऊंगा। इसको लगाने के बाद आपके सिविल कोड क्लर्क में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेंस में। ठीक है? 20 सेट मतलब होता है 40 ऐसे का टॉपिक। ठीक है? एक सेट में अगर मैं रखता हूँ, 20 दूना 40 आपका पत्र हैं, तो आपको पूरा का पूरा स्किल डेवलप हो जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और जितना भी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है करते रहें। चलिए अब बिना समय गंवाए क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला सवाल जो है आपका टाइम एंड वर्क से है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जितने भी मैंने सवाल डाला है आपके सिलेबस के अनुसार ही डाला है, कि किसी प्रकार का कोई झोल झाल वाले सवाल मैंने सिलेक्ट नहीं किया। एग्जाम ओरिएंटेड है। हर एक सेट में आपको एक नया नया पैटर्न सीखने को मिलता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष जो है और एक महिला एक काम को कितना दिन में करता है, 45 दिन में पूरा करता है। तो उसकी कार्य क्षमता का अनुपात जो है कितना है, 5:3 है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या सीखिएगा, पहले ये नोटिस कीजिए। मैंने बड़ा इजी सवाल दिया है यहाँ पे। कुछ विद्यार्थियों को शायद बने या ना बने, लेकिन मैक्सिमम बना देंगे। मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर आपको इफिशियंसी पता है, टाइम पता है, तो आप टोटल वर्क लगा सकते हैं। ठीक है? निकाल सकते हैं। यही तो सवाल है। एक पुरुष है तो एक पुरुष जिसकी इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 5 जोड़ एक महिला है जिनकी इफिशियंसी कितनी है, 3, और काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, 45 दिन में। तो मेरा टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, है ना? तो 5 + 3, है ना, गुने 45 बराबर मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 8 गुने 45 ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है? अब यही काम जो है ना कौन करेगा, 3 पुरुष और 1 महिला मिलकर अगर कार्य करे तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी इफिशियंसी पुट कर देंगे 3 पुरुष की, तो 3 गुने क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 5, और 1 महिला की तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 3, है ना? और मान लिया जाए कि वो टी समय में क्या करते हैं, काम को खत्म करते हैं। तो 3 × 5 = 15 और +3 यानी 18 गुने टी, है ना? हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है? और यह कितना काम करेगा, 8 गुने 45। यही तो मेरा टोटल वर्क था। आप या तो भाग नीचे दे दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों से बात बराबर ही है। अब इसको काटेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8। ठीक है? और ये मेरा कितना होगा, 9 दूनी 18। ठीक है? ये 9 × 5 कितना होगा आपका, 45, यानी टी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 20। तो 20 इज द क्या होगा, राइट आंसर। वेयर इज 20? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है? कुछ नहीं करना था, इफिशियंसी और टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालिए और उसके बाद जितना पुरुष महिला दिया हो उसकी इफिशियंसी निकाल के भागा दीजिए। फिर वो कितना दिन में काम समाप्त करेगा वो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं। ठीक है? एक की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। ठीक है? मैं पहले कैलकुलेट करके देखा था क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। अब मैं फिर से आपको क्या कर रहा हूँ, अपने अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखो 2 ट्रेन है। एक ट्रेन कितनी है, 250 मीटर की। एक ट्रेन कितनी है, 200 मीटर की। तो हम जब भी एक दूसरे से अपोजिट पार करें या समानांतर पार करें, दूरी जो है हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है?
सवाल यही तो है कि 250 मीटर और 200 मीटर वाली लंबाई की दो ट्रेनें जो समांतर पटरियों पर चलती है, एक ही दिशा में चलने पर तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितना करती है? 33.5 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे अपनी पिछली गति के समान गति में विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो तेज ट्रेन की गति और धीमी ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, अब एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखना है कि दूरी जो है अपोजिट डायरेक्शन पार करे, सेम डायरेक्शन पार करे, वो घटेगा जुटेगा, मतलब घटेगा नहीं। जैसे हम लोग चाल को क्या करते हैं कि समान डायरेक्शन में घटा देते हैं और विपरीत दिशा में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, लेकिन दूरी हमेशा जुटेगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे ट्रेन तेज है, एक ट्रेन आपकी क्या है? धीमी है। ठीक है, तो तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन जब समांतर दिशा में जा रहे हैं तो तेज वाली ट्रेन जो है धीमी ट्रेन को क्या करती है? 33.5 सेकंड में पार कर जाती है। सेम रास्ता, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? तेज वाला धीमा को कितना में पार कर रहा है? 7.5 सेकंड में पार कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि दोनों का चाल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लेना है कि तेज वाली जो ट्रेन है ना, जो तेज चल रही है वो x गति से चल रही है, और जो धीमी गति वाली ट्रेन जो है वो क्या कर रही है? y गति से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे कि अगर वो क्या करेगा कि सेम डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने चाल कंसीडर किया है। दूरी तो पहले हम क्या कर रहे हैं? काउंट करके लिख लिए हैं। अब कितना डिस्टेंस तय करता है? 450, है ना, कितना में? 37.5 सेकंड में। ठीक है, तो इसको काट पीट करेंगे, यहाँ से ये हटा देंगे तो ऊपर में मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा, और ये मेरा 5 से कटेगा 90 मरतबे, ये 5 से कटेगा मेरा 75 मरतबे, और कटेगा ना 5 से, ये मेरा 18 पचे 90 कटेगा, ये मेरा 15 पचे 75 कटेगा, ये मेरा 2 से, ये मेरा 3 से, फिर ये मेरा कटेगा कितना से? 6 से, यानी 6 गुने 2 जब होगा मेरा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। सेम एक अगला समीकरण निकालेंगे कि x जो है मेरी तेज ट्रेन वाली गति है, जब विपरीत जाएगा तो चाल क्या करेंगे? जोड़ेंगे। डिस्टेंस मेरा कितना होगा? 450 मीटर होगा, लेकिन इस बार तय कितना में करेगा? 5 सेकंड में करेगा। अब पॉइंट है तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे? ऊपर में 10 से गुना करेंगे। अभी तो 90 पचे कितना कटा था? 450, और ये 15 पचे 75, ये तो डायरेक्ट मेरा 15 छक्का 90 है। तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 60। यानी जब हम यहाँ पे निकालें तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 12, और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? मेरा 60 आ गया। अब दोनों के क्या करेंगे? काट देंगे, तो 2x बराबर मेरा कितना आ गया? 72, x बराबर मेरा कितना आ गया? 36, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 36। तो x हम लोग क्या माने थे? तेज वाली ट्रेन का गति माने थे, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें y का मान निकालना होगा, तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, किसी एक समीकरण में मान रख देते हैं। तो ठीक है, नीचे वाला में रख दे रहे हैं कि 36 प्लस वाई बराबर कितना होगा मेरा? 60। y बराबर मेरा कितना होगा? 60 माइनस 36, तो y बराबर मेरा कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, y बराबर मेरा कितना आ गया? 24। तो धीमी ट्रेन वाला का गति कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है कि दोनों का रेशियो कितना होगा। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। तो 36 रेशियो 24, तो 12 या 36, अब 12 दूनी क्या होगा? 24, यानी 3 अनुपात क्या होगा? तो 3 अनुपात 2 मेरा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सवाल में कुछ जान नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जियो जो है सेल फोन है ना, 2500 रुपये नगद या 520 रुपये कैश डाउन पेमेंट पे, इसके बाद 4 बराबर किस्तों में है ना देता है, तो ब्याज की दर अगर 25% हो तो मासिक किस्त कितनी होगी? तो भैया आपको मोबाइल लेना है एक ठो, ठीक है, तो मोबाइल है कितना का? 2500 का। या तो आप 2500 रुपया पेमेंट करो और मोबाइल लेके जाओ। तो बोला भैया मेरे पास 2500 रुपया नहीं है, तो कोई उपाय है? बोला है कि इसमें से 520 रुपया तू पेमेंट कर दो। ठीक है, तो 520 रुपया पेमेंट किया तो कितना हो गया? 1980 रुपया हो गया। और इसको जो है तुम 4 महीने के किस्त में लौटा देना, लेकिन इसमें तुमको 25% का ब्याज लगेगा। अब सोचिए कि इसको ब्याज जोड़ के जो टोटल जो देने वाली राशि होगी हमारी कितनी होगी। या तो टोटल वैल्यू कितना था? 2500 रुपया में आप खरीद कर लेके चले जाओ, या तो फिर आप 520 रुपया दो
और उसके बाद जो राशि बचेगी उस पर आप क्या करो, 4 महीने का क्या करो, 25% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के दो। अब हमें देख लेते हैं कि हमें टोटल वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1980 रुपया तो मेरा ये हो गया पहले से, और इस पे जो मेरा टैक्स लगेगा 1980 गुने 25% कितना होता है, 1/4 होता है, और ऊपर से कितना है 4/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीना है ना साल के कंपेरिजन में। अब हमें इतना पैसा इसको लौटाना पड़ेगा 520 रुपया देने के बाद 25% के इंटरेस्ट से 4 महीने में। अब 4 से 4 ये मेरा कट गया, ठीक है, और ये मेरा कट जाएगा कितना मरतबे, 165 मरतबे। तो टोटल जो वैल्यू हमें देना होगा 5, 8, 6, 14, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 2, यानी अब हमें 520 रुपया पेमेंट करने के बाद 25% के इंटरेस्ट से के हिसाब से 4 महीने बाद जो टोटल जो पैसा लौटाना होगा वो कितना लौटाना होगा, 2145 रुपया लौटाना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यह कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम देगा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला महीना का किस्त दिया, दूसरा महीना का किस्त दिया, तीसरा महीना का किस्त दिया और चौथा महीना का किस्त। तो मान लीजिए कि मैंने ये पहला महीना का किस्त चुकाया होगा, तो बचा कितना महीना का होगा, 3 महीना का। तो दूसरा महीना का किस्त चुकाया होगा तो बचा कितना मेरा होगा, 2 महीना का। और जब 3 महीना का मैं किस्त चुका दिया होगा तो बचा मेरा कितना होगा, 1 महीना का। और यह जो 4 हम जब पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पे किसी महीना का बचा हुआ मेरा नहीं है, यानी 0 महीना का बचा हुआ है। यह कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब हमें 4 किस्त में देना है 4 महीने में, जब हम पहला महीना का किस्त दे दिए तो अगला 3 महीना का बाकी है। जब दूसरा मंथ का दे दिए तो फिर अगला 2 महीना का बाकी है। जब तीसरा का हम दे दिए 3 महीना का तो 1 का बाकी है। और चौथा में हम क्या करेंगे, टोटल का टोटल डाउन पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरेस्ट। जब आगे हम अभी निकालेंगे तो बताएंगे, साल में भी वैसे ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक मान के चलिए कि अगर 2 साल रहे तो क्या करने का, एक कम करके जोड़ने का। जैसे मान लिया यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, कि 3 इंटरेस्ट में हमको चुकाना है तो 2 गुने 1 कर देंगे। ठीक है, 4 इंटरेस्ट में चुकाना है तो 1 कम 3 जोड़ 2 जोड़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका कहाँ पे यूज करेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए हैं कि जब हम एक महीना के हिसाब से चुकाते जाएंगे, जो रिमेनिंग मेरा रखते जाएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अब मान लीजिए कि 4 किस्त में हमको चुकाना है तो उस किस्त का मान हम लोग रखते हैं x। 4 किस्त में चुकाना है तो क्या होगा, किस्त का वैल्यू मान हम लोग x रख लेते हैं। लेकिन अब जो मेरा बचेगा उसमें इंटरेस्ट भी तो बचेगा ना, कि 1 महीना को चुकाएं तो फिर 3 महीना का बचा, 2 महीना को चुकाएं तो फिर 2 महीना का बचा, 3 महीना को चुकाएं तो फिर 1 महीना का बच गया। अब उसको हम लोग x पर कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट के हिसाब से, 25% के हिसाब से। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको जो यहाँ पे मैंने बताया कि 3, 2, 1 जो है, 0 जो है, 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये जो मेरा रिमेनिंग जो बच गया है इसे हमें इस तरह से जोड़ के 3 जोड़ 2 जोड़ 1 और टोटल 12 से हमें भागा देना होगा। 12 से भागा क्यों, क्योंकि मासिक है। ठीक है, सालाना रहता तो 12 से भागा नहीं देते। और यह जो मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना का हो जाएगा, 2145 रुपया का हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4x प्लस x गुने 1/4 गुने इसको जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 बटा क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना से कट गया, 2 से कट गया, यानी बराबर 2145 मैं इधर भी लिख दे रहा हूं। अब मेरा 4x प्लस x/8 बराबर कितना हो गया, 2145 हो गया। इस हिसाब को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं जगह कम होने के चलते। अब मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 32x प्लस ऊपर वाला एक x बचेगा बराबर 2145 गुने क्या हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, 33x आ जाएगा बराबर 2145 गुने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मेरा कट जाएगा कितना से, 65 से। और जब गुना होगा x बराबर 65 गुने 8, ठीक है, तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 4 52, 520। तो मेरा जो किस्त रहेगा वो कितना रुपया का रहेगा, 520 रुपया का किस्त रहेगा। तो ये था आपका इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो इसको, इस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे जो शॉर्टकट मेथड था यही था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12, 14,
और 49 सैनिकों के समूह में एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकने वाले, है ना, तो कम से कम सैनिकों की संख्या कितना होगा। वो चाहता है कि हम इस तरह से क्या करें, समूह में, है ना, ठोस वर्ग में क्या करें, इसको सजाएं, है ना, तो कम से कम सैनिकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको क्या करने का, पहले बड़ा सिंपल तरीका है, एक तो मैं शॉर्टकट से ऐसे ही निपटा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए कि स्क्वायर कैसे बनाना है तो 12 14 6, है ना, 49, आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 से मेरा जाएगा, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ये मेरा 7 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, 49 का 49 ही रहेगा। अभी भी कोई छोटी संख्या से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना मेरा, तो ये 2 हो जाएगा, ये मेरा 7 रहेगा, ये मेरा कितना रहेगा, 1 हो जाएगा, और ये मेरा 49 रहेगा। फिर ये मेरा 7 से लगाऊंगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा मेरा, 1 रहेगा, और क्या रहेगा, 7 रहेगा। यानी 2 स्क्वायर में है मेरा, 7 स्क्वायर में है मेरा, लेकिन 3 मेरा क्या है, 1 ही है, तो 3 को स्क्वायर में जब हम लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। अब गुना करके कितना आता है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना, कि 2 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर। उम्मीद करते होंगे कि ये मान आपका 1764 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वर्ग पूरा हो जाएगा और हम इस हिसाब से सैनिकों के एक ठोस समूह में रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि एक बेईमान दूध वाले 60 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदा और 10 लीटर पानी मिलाया, और उन्होंने मिश्रण को क्या किया, 70 रुपए प्रति लीटर में बेचा, और उसका कुल लाभ क्या है, 20% है। तो खरीदे गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक दूध वाला है, ठीक है, तो 60 लीटर उन्होंने क्या किया, दूध खरीदा। अब कैसे खरीदा वो मुझे मालूम नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, इस 60 गुने एक्स, तो इसका प्राइस वैल्यू हो गया, प्लस 10 लीटर पानी है, तो पानी को यहाँ पे वैल्यू शून्य मान के बनाया जाता है, तो गुने 0 बराबर, एक सेकंड, तो 10 गुने क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इजकल टू, अब कह रहा है कि जो 70 रुपये जो दूध है, 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, कोई बात नहीं, कोई 10 लीटर पनिया मिलाया था वो था। अब तो प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समीकरण बैठाना सीखिए कि 60 रुपये किलो अगर दूध था, तो मान लीजिए कि दूध का प्राइस कितना था, 100 रुपये किलो था, तो इसका प्राइस कितना हो गया, 60x हो गया। लेकिन यह जो मिल्क है उसको हम लोग, सॉरी, जो वाटर है उसको हम लोग 0 रुपीज़ कंसिडर करते हैं, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए कि जो वाटर है वो क्या है, 0 रुपये है, और इसके बाद अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 70 हो गई, 70 रुपये। तो मान लीजिए कि 1 लीटर तो वो पहले था, ठीक है, 60 रुपये जब खरीदा था तो 1 लीटर पहले था, अब 10 लीटर और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 70 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये तो मेरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 60x बराबर, ये मेरा कितना हो जाएगा, 70 गुण इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 10। सवाल में कह रहा है कि उनका कुल 20% का लाभ हुआ, किनका लाभ होगा, सीपी पे लाभ हुआ होगा, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, लेकिन लाभ जब बढ़ाएंगे तो एक मेरा इसमें जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/5, यानी 60x गुने क्या होगा मेरा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 60x गुने 6/5। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब चाहे तो 1 शून्य से आप 1 शून्य यहाँ भी उड़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया है, नहीं तो आप गुना कर सकते हैं 60x 70x करके। अब मेरा इधर से जाएगा तो क्या होगा, 6×5 = 30, ओहो क्या हो रहा है यार, 60x गुने क्या है, 6/5 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये तो मैंने शून्य उड़ा दिया, तो 36x बराबर कितना हो जाएगा, 35x जोड़ कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और फिर उधर मेरा 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब x वाला टर्म को हम एक तरफ लाएंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो 350 लीटर क्या किया था, वो 60 रुपये के हिसाब से खरीदा था, ठीक है। कोई विद्यार्थी बोलेंगे सर इतना आप फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर दिए, कोई बात नहीं है, तुमको 60x है ना गुने 6/5 में ही करना है तो वो भी कर लो भाई,
है ना, 70 इंटू एक्स प्लस क्या है 10 है, तो डायरेक्ट इधर मेरा गुना हो जाएगा, कि मेरा ऊपर में गुना होगा तो 360x हो जाएगा, बराबर उधर मेरा 350x हो जाएगा, और जोड़ कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, बात बराबर आएगा। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 3500, तो x बराबर मेरा कितना होगा 350 आएगा। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 3 साल के लिए CI और SI के बीच का जो अंतर है, और 2 साल के लिए CI और SI का जो अंतर है वो क्या है 19:6 है। तो कहता है कि ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। यह तो आपका फार्मूला अगर आपको याद होगा ना तो उसी पे आप बना सकते थे, ठीक है। क्या होता है 3 साल के लिए अंतर का फार्मूला, P इंटू R/100 के स्क्वायर, है ना, प्लस 300 प्लस R बटा क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। और 2 साल के लिए क्या होता है, ये 3 साल के लिए है, और 2 साल के लिए क्या होता है P/R/100 का स्क्वायर होता है, और इसी का अनुपात कितना दिया हुआ है 19:6 दिया हुआ है। तो ई और ई मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में बचेगा मेरा 300 प्लस R/100, ठीक है, बराबर क्या होगा 19/6 होगा। यहाँ से अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस R/100 इक्वल टू 19 बटा क्या लिखेंगे 6। तो R/100 बराबर हम लोग लिख देंगे क्या कि 19/6 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो घटेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, तो R/100 बराबर हो जाएगा मेरा 18, 19 में से 18 गया तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6R बराबर मेरा क्या हो गया 100 हो गया, तो R बराबर मेरा क्या हो गया 100/6 हो गया, 50 बटा मेरा क्या हो गया 3 हो गया, यानी 16.2/3%। तो 16.2/3% मेरा क्या हो गया सही जवाब हो गया। सवाल कोई टफ नहीं था। अगर आपको ये भी फार्मूला या कम से कम नहीं याद रखिएगा कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का क्या फार्मूला है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या फार्मूला है, तो फिर कैसे हिसाब वहां पे बनेगा। मैंने इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके दे दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला सवाल जो है कह रहा है कि 2 मिश्र धातु है, कॉपर और टीन से बना है। पहली मिश्र धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 3:4 है, दूसरी मिश्र धातु में जो है वो 1:7 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु हो जिसमें टीन और तांबे की, ठीक है। पहले इधर कॉपर टीन दिया हुआ है और इधर में मेरा क्या है टीन कॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा टीन कॉपर दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि ए, ठीक है। तो पहला में हम किसी एक ही को उठाते हैं, कॉपर क्या है 3/7, डी जो है मेरा 1 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब फाइनल मेरा बनेगा तो यहाँ पे कॉपर कितना है 69, तो 69 बटा कितना हो जाएगा, उसमें 211 जोड़ेंगे तो 280, ठीक है। अब इसको ना हमें क्या करना है घटाना है, ठीक है। अब ये घटेगा कैसे, पहले तो 7 8 का एलसीएम होगा, तो 7 8 का एलसीएम कितना होगा 56, ठीक है। 56 गुने कितना होगा 4, ठीक है। 56 गुने 4 नहीं 56 गुने 5, ठीक है। 56 गुने 5 जब होगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इधर में गुना कर देंगे, 8 से तो गुना होगा ही और साथ साथ में 5 से गुना होगा, ठीक है। इधर में मेरा कितना 8 7 56, ठीक है, और 7 5 35, इधर में मेरा 35 से गुना हो जाएगा। अब मेरा क्या हो गया बराबर हो गया। तो जो नीचे का जितना भी टर्म दिया हुआ है डिनोमिनेटर में ये मेरा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्यों, क्योंकि मैंने एलसीएम लेके क्या कर दिया डायरेक्ट ऊपर में गुना कर दिया। देखिए टोटल का जब एलसीएम लेंगे ना, घटाने का मतलब क्या है कि आप इसका एलसीएम लेके नीचे से घटाओ। तो मेरा 280 है तो 7 8 56 हुआ, तो 56 में और कितना से गुना करेंगे कि मेरा कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे। जब इसके डिनोमिनेटर में 7 है ही तो जो मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 8 गुने 5 होगा। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 8 है मेरा, तो जो बचेगा जो मल्टीपल फैक्टर 7 गुने 5 होगा, और यह क्या होगा नीचे मेरा ऑटोमेटिक ये कट गया। अगर आपको ये तरीका आता है तो बढ़िया है, और नहीं तो आप क्या करिए सीख लीजिए। अब जो मेरा बचेगा कि 40 35 और 69 में से हमें क्या करना है घटाना है, और इसका जो रेशियो होगा वही मेरा क्या होगा
रेशियो आएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे तो गुना ही नहीं किया ना, ये 40 गुने 30 गुना होगा, तो ये क्या होगा मेरा 120 हो जाएगा। 40 दिया कितना होगा 120। अब इसको घटाते हैं तो 69 में से जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा मेरा 51, और ये मेरा हो जाएगा कितना? 7×5 = 35, 4 और 3 हो जाएगा। तो 34 अनुपात का मान आ रहा है, यानी 2 अनुपात मेरा क्या होगा? 3 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक छात्रावास में 20 छात्र हैं, 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत खर्च जो है वो 5 रुपया कम हो जाता है। छात्रावास के बजट में कोई बदलाव नहीं होने पर छात्रावास का जो है मूल व्यय क्या होगा? तो मान लीजिए कि पहले जो है 20 स्टूडेंट था तो 100 रुपया खर्चा होता था। अब जो स्टूडेंट कितना हो गया है? 30 रुपया है, तो इसके औसत में खर्चा हो गया कितना का? 5 का। इसको बराबर कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं, 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x वाला को एक तरफ ले जाएंगे, इसको एक तरफ ले आएंगे, तो 15 बारह मेरा कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2x हो जाएगा, यानी 15 होगा। x का वैल्यू क्या होगा? 15। अब सवाल मेरा क्या पूछा है कि कुल मूल व्यय कितना था? ठीक है, तो शुरू में कितना स्टूडेंट था? 20, इसमें 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 मेरा क्या है? सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक चुनाव में 3 प्रतियोगी ए बी सी भाग लिए और कुल मतों का 35%, बी को शेष का 54%, और फिर जो सी जो है जीता, बी को शेष का 54% और सी को इतना वोट प्राप्त हुआ, तो विजेता ने करीबी वोट से कितने से जीत हासिल की? तो 3 प्रतिभागी है, कौन कौन? ए है, बी है, और क्या है? सी है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ए टोटल वोट कितना था? 100%। ठीक है, तो ए ने कितना जीता? 35% जीता। ठीक है, 35% इसको प्राप्त हुआ, तो शेष मेरा कितना बचा? 65 बचा। ठीक है, और 65 का 54% जो है वो कौन लाया? बी लाया, तो हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो गुना करके देखना पड़ेगा। 4×5 = 20, 65 चौका कितना हो जाएगा? 4×5 = 4 × 24, 260 इधर, 5×5 = 25, 6×5 = 30, 2 32, 0 6×5 = 11, 2 2 4 1 5, फिर मेरा हो जाएगा कितना? इसको जो मिला 35.1, बी को जो प्राप्त हुआ 35.1 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब गुना किए हम लोग तो कितना आया? 35 10, इसमें भागा दे दिया हम लोग कितना से? 100 से, मेरा कितना आ गया? 35 10। इसको 35%, इसको 35.1%, तो बचा होगा वो कितना होगा? सी को मिला होगा। इसको हम जोड़ेंगे तब 35 35 मेरा क्या होगा? 70 70.1, यानी सी को जो बचा हुआ मेरा मिला कितना? 29.9 मिला। ठीक है, फिर सवाल में कह रहा है कि विजेता ने अपने करीबी को कितने वोट से हराया? ये बेचारा 35 है, ये बेचारा 35.1 है, तो जीता कौन? ई, यानी 0.1 से क्या क्या है? लीड कर गया है। अब यहाँ पे सी का वैल्यू दिया है कितना? 29.9 का वैल्यू कितना दिया है मेरा? 5382 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5382 है ना, बटा कितना हो जाएगा? 29.9, और मुझे 0.1 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ए भी हट गया, और टोटल मेरा कितना मरतब कट गया? 18 मरतबे, यानी विजेता जो था वो करीबी को कितने वोट से हराया था? 18 वोट से। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 175 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक पोल को पार कर लेती है, तो कितने समय में वह 350 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी? कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे? देख रहे हैं कि 175 मीटर है ना, किसकी लेंथ है? ट्रेन की लेंथ है, और उसको किसको पार कर रही है? पोल को पार कर रही है। कितना सेकंड में? 25 सेकंड। तो यही तो है कि किसी पोल को पार कर ले, किसी व्यक्ति को पार कर ले, तो वो व्यक्ति और पोल की लंबाई काउंट नहीं की जाती है।
लेकिन जब भी कभी वो ब्रिज को पार करे, जब भी किसी वो प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्या की जाती है, काउंट की जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 350 मीटर। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 7 5 12 और 3 1 4 1 कितना हो गया, 525। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इतना को 25 सेकंड में पार कर लेता था, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया है, 525 मीटर हो गया है, तो वो कितना समय में पार कर जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के विद्यार्थी होगा, है ना, कि समय बराबर क्या बताएगा, दूरी बटा चाल करके निकाल लेगा, है ना। और कुछ प्रो विद्यार्थी है जो देख रहा है कि अगर 175 मीटर डिस्टेंस था तो 25 सेकंड में, 525 जो है वो कितना का गुना है, 175 का 3 मरतबे गुना है। वो क्या करेगा, यहाँ से भी 3 गुना कर देगा और 75 सेकंड डायरेक्ट क्या करेगा, आंसर ले आएगा। यानी वह जो 525 आया वो क्या है, 175 का 3 मल्टीप्लाई है। तो जब डिस्टेंस मेरा 3 गुना से बढ़ गया तो समय भी मेरा 3 गुना से बढ़ जाएगा। तो 25 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 75 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका 10 का मैथ का 10 सवाल रहा, है ना। चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, जो भी आपको सवाल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के बनाया गया है, ताकि ये सब सवाल आप करके जाएं तो एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखो इजी क्वेश्चन आएगा सब बनाएगा, लेकिन अगर सवाल टफ आता है तो मेरे विद्यार्थियों के बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि विद्यार्थी एक नंबर पर भी क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, है ना। और मैदान तो छोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। एक कहावत मुझे नजर आ जाता है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़ा अभागा होगा, या तो उसने प्रण तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागा होगा, है ना। हमें छोड़ना नहीं है युद्ध को, है ना, जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारी संस्थान की क्या है, एक ऑनलाइन व्यवस्था है, जहां से आप एक ही बार परचेज करने के बाद बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे उस एप्लीकेशन का नाम है कैरियर 365। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, कैरियर 365 डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन खुलेगा। वहाँ पे आपको एक बार परचेज कर लेने के बाद बिहार एसआई, है ना, बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाली है उसकी आपको क्या मिल जाएगी, फुल टेस्ट मिल जाएगी। कितना, 350 प्लस। पीएसएससी, है ना, इंटर कर्मचारी लेवल वाला, वह जो आपको है 450 प्लस 425 मिल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। इसके बाद बीपीएससी ट्री का, है ना, 1 से 5 हो या फिर 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या फिर 11 से 12 हो, वो सब आपको चैप्टर वाइज क्या करेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे मोस्ट अवेटेड जो है बीपीएससी का जो है वो वही टेस्ट क्या हो रहा है, ऑनलाइन लॉन्च हो रही है। और दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके पता भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके आप एप्लीकेशन को लोड भी कर सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो जाके गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे का 10 रीजनिंग का सवाल है, उसके प्रति हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बज्जी को 10 लिखा जाता है और किंग को 8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एब्रोड को क्या लिखा जाएगा। तो इसको काउंट करिए, कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 10 मेरा आ जाएगा, और वही तो किया हुआ है ना। इस प्रकार के सवाल में जान लीजिएगा कि अगर कोई अक्षर दिया हुआ है, मेरा शब्द दिया हुआ है और उसके बहुत कम वैल्यू है, तो या तो उसको क्या किया होगा, काउंट करके 2 से 3 से गुना किया होगा, या फिर जोड़ जाड़ के जो उसका जो रूट आया होगा वही हुआ होगा। तो मैंने तो शुरू में ही काउंट किया 5 वर्ड, उसके बाद मैंने 2 से गुना किया तो 5 दूना 10 आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। किंग में मेरा कितना है, 4 शब्द है। ठीक है, तो किंग में 4 शब्द है, 4 में अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना मेरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो भी फॉलो कर गया। एब्रोड में कितना है, 6 शब्द है, 6 में 2 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना जाएगा, 12। ऑप्शन में कहीं अगर 12 दिखता है तो 12 इज द राइट आंसर। 12 मेरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जो 3 का संबंध किससे है, 20 से है, और 20 का संबंध किससे है, 121 से है, और 121 का संबंध 6 से 4 से है, और 604 का संबंध 2417 से है, तो 2417 का संबंध किससे होगा। तो हमें शुरू का ही 1-2 पैटर्न देखना होगा कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो 3 को हम लोग 20 किस हिसाब से लिखते हैं, या तो 3 गुने 6 बराबर 18 प्लस 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 3 गुने 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। 21 माइनस क्या होगा, 1 बराबर 20 होगा। अब दोनों में से कोई भी पैटर्न मेरा फॉलो करें, लेकिन अगला टर्म याद करना है कि 20 को हम लोग 121 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 है ना, 20 छक कितना हो जाएगा, 120, और यहाँ पे 1 ही जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वाला मेरा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ में मैंने 3 में 6 से गुना किया तो 18, यहाँ मैंने जोड़ा 2,
यहाँ भी 20 में 6 से गुना किया तो मेरे जोड़ना कितना पड़ा, यहाँ भी इसके इस सीरीज के अनुसार मुझे 2 जोड़ना पड़ता, लेकिन हमें एक ही जोड़ना पड़ रहा है। इट मीन्स ये वाला सीरीज फॉलो नहीं कर रहा। नीचे वाला में देखते हैं, कहता है कि 20 3 में 7 से गुना किए तो 21 में घटाएं तो 20। अगर 20 में हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 120 + 1, यानी एक में -1 करना पड़ रहा है, अगला में +1 करना पड़ रहा है। अब इसको और भी आगे जाके चेक करेंगे वाकई में सही है कि नहीं। अच्छा, एक क्रम भी घट रहा है, 3 में 7 से, फिर 20 में 6 से, तो अगला मेरा कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, और यहाँ पे +1 किए तो अगला में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 121 × 5 है ना, और -1 करने के बाद वो सेटिस्फेक्शन करता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 12 × 25 = 60 बराबर 605 - 1 बराबर क्या हो गया, 604। तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो पैटर्न बना कि 7 से गुना करो, फिर 6 से गुना करो, 5 से गुना करो, ये घटते क्रम आ रहा है, -1 +1 फिर -1 फिर +1 करना है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे जब हम लोग 5 से गुना किए थे तो यहाँ पे 4 से गुना किए होंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते, घटाए थे, यहाँ पर जोड़े होंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करके ये घटाना पड़ेगा। तो 2417, ठीक है, गुना 3 - 1, तो 17 तिया 51 और 24 तिया क्या हो गया, 72 - 1, यानी अगर 72 50 कहीं अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो 72 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी पेन पृष्ठ हैं, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। यह जो है पेन है, और क्या है, इसके ऊपर में जो क्या है, पृष्ठ है। कह रहा है कि कुछ पृष्ठ पिन है, सच नहीं हो, कह रहा है कि कुछ पृष्ठ जो है वो पिन है, ठीक है, और कह रहा है कि कुछ पिन जो है वो बोर्ड है। यही मेरा बनेगा, पेन मेरा पृष्ठ है, कुछ पृष्ठ मेरा पिन है, और कुछ पिन मेरा क्या है, बोर्ड है। अब निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ पिन पेन है, पिन मेरा यहाँ, पेन मेरा वहाँ, नो अटैचमेंट, ये मेरा नहीं होगा। कुछ बोर्ड मेरा पृष्ठ है, बोर्ड मेरा यहाँ, पृष्ठ मेरा यहाँ, ये भी नहीं होगा। कुछ पेन बोर्ड है, पेन मेरा यहाँ, बोर्ड मेरा यहाँ, कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या बनेगा, नॉन ऑफ दिस कंक्लूजन फॉलोज, किसी भी प्रकार का कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। अगला सवाल कहता है कि यह ब्लड रिलेशन से है ना। कहता है कि जहाँ पे 2 टर्म दिया है कि P जो है ना, और माइनस का संबंध किससे है, कि वो क्या है, B का पुत्र है। तो P पुत्र है किसका, Q का, ठीक है, किसका है, Q का। और +R, तो प्लस किसका संबंध है, कि पत्नी होगी किसकी, R की। तो Q जो है वो पत्नी है, किसकी है, R की, ठीक है। ये क्या हो गया, दंपति हो गया, शादीशुदा मर्ग हो, शादीशुदा जोड़ा हो गया। फिर भागा का जो सिंबल है वो किसका है, कि भागा में हो जाएगा कि A B का पिता है, उस हिसाब से R S का पिता है, यानी इसके और बाल बच्चा S। और कहता है गुना T, है ना, मतलब A गुना जो पति का है, तो S पति है किसका, T का। अब लिख लिए, इसको एक बार फिर से समझा दे रहे। यहाँ पे माइनस जो कोडिंग है वो किसका है, कि A जो है पुत्र है B का, तो P जो है पुत्र है इस हिसाब से किसका, Q का। प्लस जो कोडिंग है कह रहा है कि A जो है B की पत्नी है, तो Q और R में है, तो Q क्या होगी, R की पत्नी होगी। फिर उसके बाद भागा वाला जो कोडिंग है उसमें कह रहा है कि A जो है B का पिता है, यानी R S का पिता हो गया, और S गुने T, तो गुना जो है कह रहा है कि A B की पति है, इस हिसाब से S पहले है तो S पति हो गया किसका, T का। अब समीकरण मैंने सेट कर लिया, अब हमें जो पूछेगा उसको जवाब देना है। कहता है उस आधार पर P का T से क्या संबंध है। P जो है इधर है, E भी जो है इधर है, और T जो इधर है। तो P पुत्र था QR का, है ना, ये दोनों पति पत्नी, इसका बेटा पुत्र। फिर एक अब इसका पति है, तो मान लीजिए इसका T का अगर पति है और S इसका बेटा है, तो ये भी क्या होगा, पुत्रे होगा। और T क्या है, महिला है, इसकी शादी किससे हुआ है, S से हुआ है, तो भौजाई देवर होगा। क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सन सन, बेटा का बेटा नहीं, फादर नहीं, हस्बैंड का भाई, हाँ वही तो होता है देवर, ठीक है, तो अपना बिहार में ऐसे भी फेमस है। तो क्या होगा, हस्बैंड ब्रदर, ठीक है, यानी देवर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जीलस के प्रत्येक अक्षर को, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर हैं जिनकी स्थिति यहाँ परिवर्तित रहेगी। जीलस
सेलस। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे तो पहले कौन आएगा, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, पहले ए आएगा मेरा, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद मेरा क्या आएगा, ई बी सी डी एफ जी एच आई जे, के बाद के एल, एल आएगा, एम एन ओ, है ना, यहाँ पे एस और यू है तो ऐसे हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना जो है अपरिवर्तित रहेगा, तो ई ई ई क्या रह गया, सेम रह गया। यहाँ पे एल एल क्या रह गया, सेम रह गया। और यहाँ पे ओ ओ क्या रह गया, सेम रह गया। और बाकी चेंज कर गया। तो 3 ऐसे शब्द थे जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 6 मित्र जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो जब भी उत्तर की बात करिए ना तो अपने आप को ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैप में क्या रहता है, हमेशा ऊपर उत्तर रहता है। तो ठीक है, ऐसे ले लिए अपने अनुसार। तो कह रहा है कि 6 मित्र है, तो 6 को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कहता है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, क्रिकेट मैच देख रहा है। वाह, आईपीएल का सीजन ऐसे भी चल रहा है। कहता है जी और आई अंतिम छोरों पे है, या तो जी यहाँ होगा, यहाँ तो आई यहाँ होगा। एक कंडीशन तो मेरा ई हो गया, नहीं तो मेरा आई यहाँ होगा और जी मेरा यहाँ होगा। पहले पहला कंडीशन से देख लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर रिवर्स किया जाएगा। कहता है कि के एल और जे का पड़ोसी है, एच जी के ठीक दाएं बैठा है। हाँ, यहीं से तो पता चल गया। अगर हम जी को यहाँ बैठा देते हैं और किनारे पे है तो एच और दाएं कहाँ होता, इट मीन्स जो बैठा है सही बैठा है। तो एच जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। तो चलो भाई एच को बैठा दिए। आगे भी पढ़ो, एल के एल आई के बाएं और तीसरे है। तो आई यहाँ है, 1 2 3, एल मेरा यहाँ हो जाएगा। भाई 6 लोग में तो 4 लोग बैठ गए हैं। अब क्या कर रहा है, के जो है एल और जे का पड़ोसी है ना। तो के एल और जे का पड़ोसी है, तो के यहाँ रखेंगे तब ना एल और जे का पड़ोसी हो जाएगा। बैठ गया, कोई हार्ड सवाल ही नहीं। क्या कर रहा है कि पंक्ति में के बाएं दूसरा कौन बैठा है, पंक्ति में के बाएं 1 2, तो के बाएं दूसरा कौन है, एच है। वेयर इज एच, ऑप्शन डी, है ना, एच इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, गर्मी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सवाल को देखिए, है ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक आध दो मैं सवाल छोड़ूंगा, एक मैथ का एक रीजनिंग का, है ना, जो आपसे बन सके। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। क्या पूछा है कि दीपू और विराज का निकटतम पड़ोसी कौन है ना। चलिए अगला सवाल। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है रैंकिंग का। रैंकिंग आपके सिलेबस में है, ऑर्डर रैंकिंग, है ना, पूछेगा। कह रहा है कि सुमन और राजेश एक पंक्ति में बाएं से 12वें और दाएं से 8वें स्थान पे है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश बाएं से 17वें और बाएं से सुमन का स्थान क्या होगा। ठीक है, सपोज करो कि ऐसा एक लाइन है जिसमें क्या है, कुछ विद्यार्थी है। चलो भाई, इसमें क्या है, सुमन जो है बाएं से कितना नंबर पर है, बाएं से 12वीं नंबर पे है। कितना, 12वें नंबर पर। और दाएं से राजेश जो है ना, वो कितना नंबर पर है, 8वें नंबर पर। कह रहा है कि दोनों अपना स्थान बदल ले। तो दोनों जब स्थान बदल लेता है तो राजेश दाएं से कितना हो जाता है, 17वें पर। तो राजेश अभी भी क्या है, दाएं से कितना है, 17वें है। तो कह रहा है कि सुमन का बाएं से स्थान क्या होगा। तो सुमन का बाएं से निकालना है। अब उतना गिना गिनी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं। राजेश का जितना परिवर्तन होगा सुमन का भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो राजेश अगर दाएं से 8वां नंबर पर था तो बढ़ के कितना नंबर पर चल गया, 17वें नंबर पर।
तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 9 का इंक्रीमेंट हुआ, तो उतना इंक्रीमेंट सुमन का भी हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 + 9 कर देना है, तो सुमन का क्या होगा, निकल जाएगा मेरा। ठीक है, जितना 2 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का दिया होगा, एक बात जान जाइए, दोनों छोर से चाहे एक ही छोर से, तो जितना का इंक्रीजमेंट होगा एक वाला में, दूसरा वाला में भी उतना ही होगा। तो राजेश अगर 8 से 17 आ गया तो 9 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो सुमन में भी क्या होगा, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 का इंक्रीजमेंट होगा। अब एक सवाल और यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि व्यक्ति समूहों की बताइए कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर क्या होता है, टोटल निकलता है। अब किसी का भी लेफ्ट किसी का भी राइट उठा लें, तो सुमन का अगर मान लिया जाए कि 12 उठाएं, है ना, और राजेश का क्या उठा लिए, दहिना 17, तो 12 + 17 -1, तो 29 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 28। अब बाएं से इसका निकाल लेते हैं, ए भी से निकाल सकते हैं, 21 + 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में आप लगा सकते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 क्या होता है, टोटल होता है। अगर स्थान इंटरचेंज कर लेगा उन लोग तो क्या करेंगे, जिसमें जितना का इंक्रीजमेंट होगा उतना आप भी कर दीजिएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए का अर्थ है प्लस, तो 483 + 23, फिर ए का अर्थ क्या है भाई, अच्छा डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग, पहला यहाँ पे डी था तो डी का क्या हो गया, भाग हो गया। कह रहा है उसके बाद ए का अर्थ है जोड़ 93, सी का अर्थ है घटाव 16, बी का अर्थ है गुणा 4, फिर सी का मतलब है घटाव, ये छोटी क्वेश्चन में आ गया 15, बी का मतलब है गुना, तो मान निकालना है। ठीक है, ये मेरा कटेगा कितना मरतबे, 21 मरतबे, 21 जोड़ 93 - 64, 15 दूनी 30 -30, है ना, 3 1 4, जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा, 4 और 9 2 11, 111 में से कितना जाएगा, 94 जाएगा, फिर मेरा कितना बचेगा 20। पर इस 20 द राइट आंसर कुछ नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 परस्पर संख्याओं को मान बदलना होगा। कोई बात नहीं है, अब समीकरण को यहां से यहां तक लास्ट तक देखेंगे कि इसमें है क्या। तो एक बात देखिए, अगर साइन पूछता तो हम लोग कुछ सोच सकते थे, यहाँ पे 6 25 से कभी कटेगा, नहीं कटेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है कि एक संख्या जो है 25 को इंटरचेंज करेंगे किससे, 24 से, है ना। ये आपको सवाल में क्लू दिया रहेगा, इसको आपको पकड़ना है। तो मान लीजिए कि इसको उलट देते हैं, इसको ऐसे उलट देते हैं तो 16 + 25 गुने क्या कर देते हैं, 12 - 24 भागा कितना कर देते हैं, 6, 312 आना चाहिए। ये तो मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। अब 25 गुने 12, 25 गुने 10 होता है 250, ठीक है, और फिर 2 से गुना करेंगे 50 यानी 300, तो 16 जोड़ 300 -4, तो 316 में से 4 जाएगा तो 312 आ जाएगा। ये होगा मेरा 25 और 24 को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सवाल के अनुसार आपको देखना है कि यहाँ पे क्या चेंज होने लायक है। अब चलते हैं कंप्यूटर का 10 सवाल। ठीक है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए रन कमांड प्रॉम्प्ट का क्या एंटर करना चाहिए। अब देखिए आपके पास ये सिस्टम खुली हुई है, ठीक है, एकदम प्यार से समझिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्नर में नीचे क्या रहता है, जो आपका रन कमांड रहता है ना। आप कुछ नहीं कीजिए, विंडोज +R डाल दीजिए, विंडोज यहाँ पे सिंबल होगा, विंडोज +R क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक रन कमांड खुलेगा और उसमें एक वर्ड आएगा विन वर्ड, और उस पर आप इंटर कर दीजिए, आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक खुल के चला आएगा। ऐसा नहीं कि सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाना है, फिर ब्लैंक पेज लेना है, उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। विंडोज +R, यहाँ पे आपका रन कमांड खुलेगा, उसमें एक वर्ड लिखा रहेगा विन वर्ड,
और उसी पर इंटर करिएगा, आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि मदरबोर्ड पर घटक मौजूद घटकों में शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है? ये CMOS बैटरी, BIOS चिप, प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड। कह रहा है कि CMOS क्या होता है? तो कहता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। अब BIOS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, दो तो आपको फुल फॉर्म यहीं पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें जो है वो ऑलरेडी मदरबोर्ड के घटक में मौजूद रहता है। CMOS बैटरी रहता है, BIOS चिप रहता है, प्रोसेसर रहता है, और ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट थोड़ा अलग से रहता है। देखिए सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, बिना मदरबोर्ड से जुड़े हुए कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें होती है जो उसके क्लोज संघटक होता है। जैसे आपने देखा ना कि हॉस्पिटल में कोई भी एक व्यक्ति केला दान करता है तो वो केला दे रहा होता है और बाकी के क्या करता है, देने वाला के हाथ छूले रहता है, नहीं। वैसे ही यहाँ भी है, मदरबोर्ड में कुछ क्या है डायरेक्ट कनेक्टेड है, कुछ इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। तो वही है, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विंडोज लोगो है ना, विंडोज लोगो वही जो विन लिखा रहता है, और उसके साथ अगर हम डी दबा दिए तो क्या होगा, इसका शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट है आपका डिस्प्ले द डेस्कटॉप। ठीक है, कि डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना होगा तो विंडोज प्लस डी डालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप पब्लिश हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन को बीच में स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विंडोज 10 में है ना कोई ओपन एप्लीकेशन सिस्टम है, उसको स्विच करना है तो उसके लिए होता है अल्ट टैब। अल्ट प्लस क्या होता है, टैब। और अल्ट प्लस एस के साथ क्या होता है, सेव एज होता है। कंट्रोल एस का मतलब तो जानवे करते हैं, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो आप सेव करते जाइए तो कंट्रोल प्लस एस करते हैं, लेकिन अल्ट प्लस एस करेंगे तो क्या करेगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा और फाइल को आपको कहाँ पे सेव करना है वो आपको ऑटोमेटिक अपना लोकेशन के अनुसार सेव कर सकते हैं, चेंज सेटिंग करके। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, अल्ट प्लस टैब होगा, अगर एप्लीकेशन को क्या करना है, स्विच करना है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ESC। ठीक है, कंट्रोल प्लस ESC क्या होगा, किसी भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट मेनू का प्रतीका करता है, प्रतिनिधित्व करता है। बहुत चर्चित सवाल है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो भी सवाल है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से लाया गया है, पूरा 20 सेट कंप्लीट करने के बाद आपको किसी प्रकार का सोचने का जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरा जब 5 सेक्शनल आएगा वो आपका बूस्टर होगा, एक सवाल नहीं गिरने देंगे, यह मेरी गारंटी है। बट आप इसी चैनल से जुड़े रहें और जितने भी वीडियोज आते हैं उसको क्या करें, आप देखते रहें। अब क्या है कि अल्ट प्लस स्पेस बार डालेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हम लोग साइज को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ये सब जो कंट्रोल बॉक्स के अंदर रहता है। कहता है कि अल्ट के साथ अगर मैंने इंटर डाल दिया तो क्या होगा कि लाइन ब्रेक इन एक्सेल हो जाएगा। मान लीजिए कि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, लाइन ब्रेक करना है हमें, तो क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट प्लस इंटर डाल देंगे तो क्या होगा, वो लाइन ब्रेक हो जाएगा एक्सेल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये देख रहे हैं ना, MS ऑफिस, विंडोज है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन यहाँ पे लिनक्स जो है वो क्या है, ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कौन कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जरा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो देखते हैं कितने बच्चों का कंप्यूटर सही है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से उदाहरण है, यहाँ पे तो आपका क्या है, लिनक्स है ना। तो और कौन कौन से हो सकते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है ना, वायरस हम लोग बोलते रहते हैं ना वायरस। व्हाट इज वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका नाम है। अगला सवाल कहता है कि वेब पेज पर दिखने वाले एक खाली स्थान पर क्लिक किए जाने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, वो क्या होता है, आपका हाइपर लिंक होता है। ठीक है, कि वेब पेज पर कोई हाइपर लिंक दिख रहा है तो उस पर जाके क्लिक किए तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। अगला सवाल कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को किस रूप से चिन्हित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर के तौर पर किया गया। ठीक है, पहला कंप्यूटर के पीढ़ी को किस रूप में चिन्हित किया गया था, डिजिटल कंप्यूटर। क्यों, यह मशीन लैंग्वेज के आधार पर काम करता था, है ना, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो यह अब सुपर कंप्यूटर क्या है, 5th है AI वाला पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रचलन था वो दूसरी पीढ़ी में हो चुका था,
अच्छा, एनालॉग भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं, तो डिजिटल एनालॉग में थोड़ा क्लोज ऑप्शन है, तो एनालॉग भी वही था कि जो मशीन लैंग्वेज पे काम करता था, बट यहाँ ऑप्शन का क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। 30 नंबर सवाल कहता है कि कंप्यूटर में एसीबी का अर्थ क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एसीबी। ठीक है, तो एसीबी का मतलब है कि एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो आपका ये आपका 10 सवाल रहा किसका, कंप्यूटर का। और 2 सेक्शन और बचा हुआ है, 15 जीके जीएस और 5 जो है आपका वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की जो क्लास है वो भारती सर के द्वारा होगी। कह रहा है कि केजीए नजीब बनाम भारत संघ मामला के तहत किसके अधिकारों का उल्लंघन है। तो केजीए नजीब बनाम भारत संघ का मामला जो आखिर है वो है क्या। कहा जा रहा है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर जमानत लेनी हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से जमानत मिलता ही नहीं था। तो यह के ए नजीब बनाम भारत संघ का जो मामला है, उसके लिए चैलेंज हमारे राष्ट्रीय एजेंसी ने किया था, एनआईए ने किया था। और तब जाके 1 फरवरी 2021 को फैसला आया कि किसी व्यक्ति को अगर क्या करना हो, जमानत देना हो, और मतलब उसमें मुकदमे में देरी हो रही है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि जब तक व्यक्ति का मुकदमा नहीं होगा तब तक उसको हम क्या करेंगे, जमानत नहीं देंगे। तो उसी से मामला है, निजता का अधिकार से रिलेटेड हो गया है, ये आर्टिकल 21 से है। ठीक है, तो के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला जो है किस प्रकार के अधिकार, आर्टिकल 21 के अधिकार का उल्लंघन करने से संबंधित है। और व्यक्ति को जमानत देरी नहीं कर सकते हैं, इस पर मुकदमा चले या ना चले। ठीक है, और 1 फरवरी 2021 को है ना इसका मतलब निर्णय लिया गया। और चैलेंज किसके द्वारा किया गया था, एनआईए के द्वारा किया गया था। कहता है कि कंचनजंगा चोटी में हिमालय किस उपखंड में है। ठीक है, तो कंचनजंगा चोटी है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गॉड ऑस्टिन K2 है ना। लेकिन भारत में स्थित कौन है, तो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहाँ है, दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है उसमें है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम वाला क्षेत्र। कह रहा है कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है, जी राष्ट्रपति के पास है ना। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि कोई भी जो न्यायाधीश है वो किसे मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगला सवाल, ठीक है, कह रहा है कि अम्बुबाची मेला है ना बहुत प्रसिद्ध है, कई ट्रेनें जाती है यहाँ है ना, पटना से चाहे और भी बहुत सारे स्टेटों से। माँ कामाख्या की मंदिर है, कहाँ में मंदिर है, असम के गुवाहाटी में मंदिर है। साल में एक बार जून के मतलब मानसून जब इंटर होता है तो उस समय मेला का आयोजन किया जाता है। तो अम्बुबाची मेला कहाँ है, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की में आसपास क्षेत्रों में लगता है, जून के महीने में लगता है जब मानसून का आगमन होता है। तो कहा जा रहा है कि 3014 मीटर ऊंची जफ्फू श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो जफ्फू श्रेणी है ना ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ है, नागालैंड में स्थित। कह रहा है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। ठीक है, और इनको इनको एक अधिकार प्राप्त है कि सदन की अगर कार्यवाही चल रही होगी है ना, तो किसी भी सदन का हो, उच्च सदन का हो, निम्न सदन का हो, वो यहाँ पे जाके बैठ सकते हैं है ना, राय दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल कह रहा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रिका ने भारत का दौरा किया था, तो हर्षवर्धन के समय में हेन स्वांग। ठीक है, कौन थे, हेन स्वांग, हर्षवर्धन हेन स्वांग। और इनके बारे में कहा जाता है कि वो यात्रियों के क्या थे, राजकुमार थे। कहता है कि कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत के गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी है ना, जिनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में जो पब्लिश हुई थी, वहीं पे उन्होंने मेंशन किया था है ना, धन निकासी का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर तक पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। व्हाट इज पूर्वोत्तर मानसून, यह जो मानसून है वो लौटती ही मानसून है, जब वो लौटती है तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटों पर वर्षा करते हुए गुजर जाती है। इसका सही जवाब तमिलनाडु, केरल और क्या है, आंध्र प्रदेश है। कहा जा रहा था भारतीय संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, तो हमारे जब मौलिक अधिकार बने थे तो 7 थे, और 7 में क्या था, आपका संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन वो कहाँ कहाँ था, पहले 19 का F में था और कुछ पार्ट 31 में था, और वहां से उसको हटा के है ना
कानूनी अधिकार बना दिया। कहाँ? आर्टिकल 300 के ए में रख दिया, लेकिन उसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, और वो संविधान थी 44वीं संविधान संशोधन 1978। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो जोड़ी गई वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और जब मैक्सिमम चीजें हटाई गई चाहे इंप्लीमेंट की गई वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। कहता है कि सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो यह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, बना था 15 जुलाई 1913 को, लेकिन कहाँ में? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बना था। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अंग्रेजों लोगों से लोहा लेने के लिए। कहता है कि हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में हमारे देश में आया, और हरित क्रांति शब्द को देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो विलियम गॉड थे। लेकिन विश्व स्तर पर कहा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे उन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया, और भारत में जो इनका योगदान है एम एस स्वामीनाथन का है। उच्च किस्म की पैदावार, है ना, बीज, उन्नत बीज वगैरह था, और उसी के आधार पर, है ना, कि कृषि संस्थान का जो संस्थान मतलब अनुसंधान जो है वो कहाँ बनाया गया, इनका मुख्यालय वो बनाया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो 79। और द्विसदनीय व्यवस्था जो वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो योगा दिवस जो है ना वो भारतीयों का एक बहुत बड़ा पहल है कि योग से बहुत कुछ बदला जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन को यह सजेस्ट किया कि योग दिवस मनाना चाहिए, और यूएन ने 11 दिसंबर 2014 का प्रस्ताव माना, और 21 जून 2015 को पहली बार क्या किया गया? योगा दिवस मनाया गया। और इस बार की योगा दिवस की जो थीम थी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा खुद भी करे और समाज लोगों को लिखा करे, जागरूकता भी करे। लास्ट सवाल है जीकेजीएस का कि ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन में शामिल पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? यह जो सवाल है आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कहता है कि NS-25 मिशन है क्या? कहता है कि उपकक्षीय मिशन है ना। जैसे हम लोग रह रहे हैं स्थल मंडल पे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मांड में क्या है? एक लेयर बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है। तो उपकक्षीय मिशन में 6 लोग जाने वाले थे। ठीक है, गए, कौन से गए? न्यू शेफर्ड रॉकेट से गए, जिसमें एकमात्र भारतीय थे। कौन थे? गोपी थोटाकुट्टा, है ना, गोपी थोटाकुट्टा थे। ठीक है, तो ये आपका 15 जीकेजीएस का सवाल रहा। इसके बाद 5 जो है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, और पूरा का पूरा नंबर आपको उठाना है। ठीक है, कह रहा है कि यूनिवैक, ये सब क्या है? जब कंप्यूटर की नाम है, जब प्रथम जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन आया, इस तरह से डेवलपमेंट होता गया, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ शब्द है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अच्छे तरीके से देख लेंगे। यूनिवैक का नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। तो यूनी से यूनिवर्सल हो गया, ए से क्या हो गया मेरा? ऑटोमेटिक हो गया, सी से क्या होगा? कंप्यूटर। ईडीवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। PSPDN, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। कहता है कोमोल, कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल होता है, यहाँ पे कोमोल है। ठीक है। ईडीसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कंप्यूटर के 5 फुल फॉर्म। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। PSPDN, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। कोमोल, कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। ईडीसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो यह आपका रहा क्या? 10 मैथ रहा, 10 रीजनिंग रहा, 10 कंप्यूटर रहा, 15 GKGS रहा, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की जो क्लास है वो भारती सर लेंगे। और देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो देख लिया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। मात्र 10 से 15 दिन, है ना, 2 सप्ताह अगर आपको समय भी दे देता है तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यायालय हमेशा से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके ही वो क्या करती है? काम करती है। अभी आपने देखा कि आंसर की भी दे चुका है, तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आने की संभावना है। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज से, कृपया जुड़िए, काफ़ी अच्छे लेवल की टेस्ट करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। Hello everyone.
आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, बिहार सिविल कोड कलर मेंस को लेकर, है ना। हम लोग इंग्लिश के ऊपर भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी बात करेंगे, दोनों करेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे। और कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट भी आ रहा था कि सर सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे क्या। बच्चे वीडियो पूरा देखा कीजिए, इसमें सारे क्वेश्चंस जो एक टेस्ट में होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हर एक वीडियो में होता है। तो इंग्लिश हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब जैसे डिस्कशन क्या हो रहा है आपका, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, इंग्लिश भी हो रहा है, हिंदी भी हो रहा है, सारा ही डिस्कशन हो रहा है ना। इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, है ना। इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है, फुल फॉर्म आपको अभी दिए जा रहे हैं, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव में हो रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव का मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 30 क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है हर एक वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इंग्लिश के ऊपर बात कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है आपका, कि राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखिए कितने में, ओनली 50। इस पे ध्यान देना बच्चे, बहुत सारे लोगों की कॉपी हमने चेक की है, उसमें क्या करते हैं कि लोग ये नहीं देख रहे हैं और वो अपने एक सुर में आ जाते हैं, वो न जाने कितने वर्ड में लिख जाते हैं। कुछ ने तो 150 वर्ड्स भी पूरा कर दिया है, तो वो नहीं करना है आपको। 50 वर्ड्स तो 45 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, मैक्सिमम 60 जाइए, इतने में आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, खत्म कीजिए इसको, ठीक है। और जो जो बातें आपको कहनी है ना, उतने में ही कहने की कोशिश कीजिए। ये कहने का मतलब ही होता है कि आप कम शब्दों में, है ना, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, किसी बात को आप रख पाते हैं, ठीक है। तो ये है कंटेंट के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देना है कि 50 वर्ड्स में लिखने हैं ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग दोनों करेंगे यहाँ। द फर्स्ट लेटर इज लेटर टू एडिटर ऑन मीडियाज चेंजिंग रोल इन इंडिया, एंड सेकेंड वन इज लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर अबाउट inadequate parking facility in your city। पहला है एडिटर को लिखना, न्यूज़पेपर के एडिटर को, किस बारे में, कि मीडिया का जो रोल है आज बदलता जा रहा है उसके ऊपर, उससे अवगत कराने के लिए, उससे, है ना, उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। उसका जो फोकस है इस तरफ लाने के लिए, खींचने के लिए, वो आपको एक लेटर लिखना है। सेकंड क्या है कि आपके शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से ट्रैफिक जैम होता है, या जो भी आपको असुविधाएं होती है उसके लिए आपको पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना है। हम लोग एक एक कंटेंट देखेंगे, पहले शुरुआत थोड़ा सा कंटेंट से करते हैं। मान लिया जाए कि चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया, इसके ऊपर कंटेंट क्या क्या हो सकता है, ये लेटर नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उसी को समझिए कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पहला क्या हो सकता है आपका पॉइंट, कि मीडिया आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया है, ये बायस्ड हो चुका है। देखिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, मीडिया को। ऐसा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, लेकिन क्या वो वहां पे वो फिट बैठ रहा है। आधे लोग कहते हैं कि ये मीडिया बायस्ड हो चुका है। बायस्ड कहने का मतलब वो किसी न किसी के सिर्फ पक्ष में तो सिर्फ उसके फेवर में बात करेगा, किसी के अगेंस्ट में तो सिर्फ अगेंस्ट में बात करेगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मीडिया ना ही किसी का फेवर ले, ना ही किसी को अपोज करे, जो सच है वो सच दिखाए, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। तो देखिए पहला क्या है, हमने जो पॉइंट रखा है, द फर्स्ट पॉइंट इज, earlier the main aim of media was to give true and unbiased information। शुरुआत में क्या था, मीडिया का काम था, उनका एम होता था क्या, कि लोगों को सच्ची और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अनबायस्ड का मतलब क्या है, किसी का पक्ष ना लेते हुए, बायस्ड का मतलब किसी का पक्ष लेते हुए, है ना। तो सच्ची और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन लोगों को डिलीवर करना मीडिया का काम था। लेकिन अब क्या हो गया, नाउ अ डेज सम मीडिया चैनल्स फोकस मोर ऑन टीआरपी। बिल्कुल सही है कि नहीं है बच्चे। अधिकांश मीडिया चैनल जो है उन्होंने क्या किया, सिर्फ टीआरपी के लिए किसी को भी उठाकर ले आते हैं और ऐसी ऐसी बातों पे डिबेट कराते हैं जिससे पब्लिक का कोई नाता तक नहीं है। सही है या नहीं है। और सिर्फ वो हल्ला करते हैं क्या, नेशन वांट्स टू नो। आप समझ गए होंगे, मोर ऑन टीआरपी एंड अर्निंग मनी। उनको सिर्फ और सिर्फ
वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो एक मीडिया का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। पब्लिक कहाँ स्टैंड करे बीच में ना करे, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस के लिए देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अर्निंग मनी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हाँ इन दिनों। ठीक है, सेंसिटिव इश्यूज आर मेड सेंसेशनल फॉर अटेंशन। कुछ ऐसी बातों को वो इतना सेंसिटिव, मतलब क्या है ना कि ऐसा मामला आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में नहीं रखेगा, लेकिन उसको भी इतना वो एग्जेजरेट करके, मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि आपको लगा कि अरे ये क्या न्यूज था, ये तो हमसे मिस ही हो जाता, इसके बारे में अगर नहीं जानते तो पता नहीं कौन सा एग्जाम हमारा क्रैक नहीं हो पाता। कहने का क्या मतलब कि सेंसिटिव इश्यूज को क्या किया जाता है, एक सेंसेशनल बना दिया जाता है ताकि आपका अटेंशन खींचा जा सके। ठीक है, समटाइम्स मीडिया शोज पॉलिटिकल बायस। तो वही कहा ना, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मीडिया जो है पॉलिटिकली बायस्ड हो जाती है। कुछ चैनल्स एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करे तो वो सिर्फ सपोर्ट ही करते हैं, उसके निगेटिव चीजों को भी नहीं दिखाती है। तो यही कहलाता है किसी के प्रति बायस्ड होना, किसी के प्रति इंक्लाइंड होना, है ना। तो ये है कि समटाइम्स मीडिया शोज पॉलिटिकल बायस। मैं सिर्फ कंटेंट दे रहा हूं ना, बात करेंगे इसके ऊपर लेटर के लिए, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया की बात की जाए तो क्या क्या बातें हो सकती है, मैं सिर्फ पहले बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग लेटर लिखेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया हैज गिवन पीपल अ वॉइस बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स फेक न्यूज। अगर मीडिया ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया होता तो क्या सोशल मीडिया आज के डेट में, जो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे बहुत सारे न्यूज चैनल आज देख रहे हैं, क्या वो आ पाते? नहीं आ पाते। बहुत सारे ऐसे चैनल क्या किया है कि वो एक कॉमन पीपल के पास भी गए, उनकी आवाज को उन्होंने बुलंद किया, उनकी आवाज को लोगों के बीच में लाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फेक न्यूज भी फैलाए। उन्होंने क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी फैलाए, है ना। तो समटाइम्स देखिए, हर चीज का निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड्स होते हैं। तो अगर मीडिया अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहा होता तो सोशल मीडिया में जितने न्यूज चैनल्स आए हैं उसकी जरूरत नहीं होती, और वो नहीं आ पाते ऊपर, वो इमर्ज नहीं होते ना। और जब नहीं होते तो सोशल मीडिया का फायदा यही कि कॉमन पीपल की बात भी प्रेसिडेंट तक जा सकती है, एक कॉमन पीपल की बात प्राइम मिनिस्टर तक जा सकती है। लेकिन वहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि इट ऑल्सो स्प्रेड्स फेक न्यूज, या फेक न्यूज को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, फैलाता है। हालांकि इट ऑल्सो स्प्रेड्स फेक न्यूज, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये काम करती है और ये भी कर रही है। ठीक है, स्टिल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मैंने शुरू में कहा ना कि मीडिया को क्या कहा जाता है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। का क्या मतलब, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि कहीं अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ बोलना। ठीक है, स्टिल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। आज भी मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। मीडिया का काम क्या है, जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं इनके बीच में बातें कैसे हो। क्या पब्लिक जाए प्राइम मिनिस्टर से बात करने, क्या पब्लिक जाए सीएम से बात करने, क्या पब्लिक जाए प्रेसिडेंट से बात करने? नहीं, इसके बीच में एक जरिया, एक मीडियम क्या होता है, मीडिया। कि मीडिया जो करती है कि उनकी बातों को वहां तक पहुंचाती है, एक ब्रिज का काम करती है ना। चलिए, कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, मीडिया शुड ऑलवेज वर्क विथ ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया को हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए, so that people get the right information and society stays aware। इससे क्या हो सके कि लोग क्या करें कि सही इंफॉर्मेशन को मिल सके और समाज क्या करे कि ज्यादा ज्यादा जागरूक हो सके। तो ये रहा बच्चे कंटेंट। अब हम लोग बात करते हैं लेटर कैसे लिखें। चलिए देखिए, पहला काम क्या है अपना, ये फिर से मिस हो गया। टू के बाद ये नीचे आएगा द एडिटर, उसके नीचे ये आएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट
ठीक है, देखिए सर के बाद भी यहीं आ गया, ये ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से यहां से शुरू होना चाहिए। द रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज मेनी चैनल्स चेज सेंसेशनल न्यूज फॉर टीआरपी। हमने ही कहा था ना कि आज जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है मीडिया का रोल, ठीक है। इस पे रियल न्यूज पे फोकस करने के बजाय बहुत सारे चैनल क्या कर रहे हैं, टीआरपी की तरफ भागे जा रहे हैं, चेस कर रहे हैं एक दूसरे को। मीडिया शुड इन्फॉर्म द पब्लिक विथ ट्रूथ नॉट ड्रामा। मीडिया क्या चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए किससे, ट्रूथ से, ड्रामा पसंद नहीं है। इट मस्ट एक्ट responsibility to support democracy and public welfare। देखिए कितने वर्ड्स में लिखने थे, हमें लेटर जो लिखने थे वो 50 वर्ड्स में ही कंक्लूड करना था, तो हमने कर दिया, ठीक है ना, बातें भी कह दी। और इट मस्ट एक्ट रेस्पॉन्सिबली एंड टू सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर। ये वास्तव में अच्छे से निभाना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को सपोर्ट हो और लोगों का जन कल्याण हो, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये था इसके ऊपर मीडियाज चेंजिंग रोल इन इंडिया, ठीक है। चलिए एक लेटर हो गया। सेकंड क्या है, देखिए 2 ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर नीचे आना चाहिए, फिर पटना नीचे आना चाहिए। किसके लिए थी बात, इन एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, जिसके कारण आपके शहर में बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है ना। तो देखिए सर एक ऊपर आएगा, पार्किंग स्पेस इन आवर सिटी इज वेरी लिमिटेड। हमने बात कहां से शुरू की, हमारे शहर में पार्किंग जो स्पेस है ना बहुत ही लिमिटेड है। पीपल पार्क ऑन रोड्स, देखिए लिमिटेड है तभी तो, यहीं देख लीजिए बाहर में क्या है, इस संस्थान के बाहर देख लीजिए, इस इंस्टीट्यूट के बाहर लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी करते हैं, है ना, पार्क करते हैं। पीपल पार्क ऑन रोड्स causing traffic jams and accidents। लोग रोड पे खड़े कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स भी होने का खतरा होगा और ट्रैफिक जाम तो रहेगा ही रहेगा। और इससे क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू मूव सेफली, इससे बहुत मुश्किल हो जाती है सेफली आना और जाना। काइंडली टेक स्टेप्स टू इंप्रूव पार्किंग बाय क्रिएटिंग प्रॉपर स्पेसेज और पार्किंग जोन्स। कृपया इस बारे में सोचकर एक अच्छे स्टेप उठाएं और ज्यादा पार्किंग स्पेस बनाए, है ना, और पार्किंग जोन भी बनाए, प्रॉपर स्पेस बनाए पार्किंग के लिए, और है ना सारा कुछ। जिससे क्या होगा, आपका जो ये प्रॉब्लम जो हो रहा है वो क्या होगा, दूर होना चाहिए। यो सिंसियरली, ये देखिए ये नीचे आना चाहिए ना, यो सिंसियरली के बाद ये थोड़ा फॉन्ट का ये था बच्चे इसलिए आ गया है, ठीक है। तो दोनों लेटर आपका आज कंप्लीट हुआ। देखिए क्या है, पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हर किसी को ध्यान देना है कि 100 वर्ड्स में कह रहा है तो उसके आसपास ही रहे, कि अबाउट में ही रहे। ऐसा ना कि 100 वर्ड्स कह रहा है तो आप 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स चले जाएं, वैसा नहीं। ये कहने का क्या मतलब, आप अपनी सारी बातों को 100 वर्ड्स में ही कंक्लूड करते हैं, है ना। चलिए द फर्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या समझते हैं इससे, और लिक्वर बैन इन बिहार, दोनों। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल जो सालों साल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। उससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अगर उसको गलती से आपने जला दिया तो एयर पॉल्यूशन, ड्राई एयर पॉल्यूशन, है ना। तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग, उसके काउजेस, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो सारी बातें। चलिए बहुत सारे लोगों का यही तो कहना है कि सर हम जानते तो हैं, शुरुआत कहाँ से करें, यही समझ में नहीं आ रहा। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, उसी से ये बेहतर होंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मान लिया जाए कि जिन बच्चों ने ये टेस्ट नहीं दिया है, जो दूर बैठे देख रहे हैं, उनका काम क्या है, ये एक बार वीडियो देख लेना, आपको टेलीग्राम पे इसका कंटेंट भी मिल जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, 1 से 2 बार उसको पढ़ लेना। उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर आप खुद से एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लिखा जाए फिर से इसको एक बार पढ़िए, दोबारा लिखने, रटने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए कि क्या क्या है। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर अर्थ।
हमारे अर्थ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। इट इज हार्मफुल टू पीपल, एनिमल्स एंड नेचर। ये किसके लिए है हार्मफुल? लोगों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और नेचर के लिए भी। द रीजन वाई यूज ऑफ प्लास्टिक इज टेरिबल तो जो कारण है, ठीक है, इसके लिए, इस भयानक कारण के लिए वो क्या क्या है? जैसे प्लास्टिक डज नॉट रॉट, प्लास्टिक जो है ना वो सड़ता नहीं है। ये सड़ता नहीं है तो इट स्टेज इन सॉइल एंड वाटर फॉर मेनी ईयर्स, यह मिट्टी में और पानी में बहुत सालों तक रह जाता है। एनिमल्स ईट प्लास्टिक बाय मिस्टेक एंड गेट सिक और डाई। बहुत सारे जानवर जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं या कहीं भी, वो बाय मिस्टेक प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे वो या तो बीमार पड़ते हैं या कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो प्रॉब्लम है। थर्ड वन इज प्लास्टिक ब्लॉक्स रिवर्स एंड ड्रेन्स काउजिंग फ्लड्स। आप बहुत सारे शहरों में आप देखते होंगे कि बारिश के मौसम में बाढ़ आ गई, बाढ़ की स्थिति होगी। वो क्या होता है, जितने भी ड्रेन्स हैं हर जगह जो जमा होता है वो किसकी वजह से होता है? वो प्लास्टिक की वजह से। इतना सख्त होता है, देखने में सॉफ्ट होता है, ऐसे क्या होता है, ये रॉट नहीं हो रहा, ये सड़ नहीं रहा, ये गल नहीं रहा, तो इससे क्या होता है, वो बिल्कुल जैम लगा देता है और उसके कारण से क्या होते हैं, रिवर्स और ड्रेन में फ्लड आता है और वहां फ्लड आता है। स्मॉल प्लास्टिक पीसेस इंटर फूड एंड हार्म आवर हेल्थ। छोटे छोटे पार्टिकल कुछ ऐसे भी ये जो आपको दिखाई ना दे, जैसे आपने बॉटल में पानी रखा, बॉटल धूप में गया तो प्लास्टिक का कुछ तो अंश जो है वो उस पानी में गया, वो आप अगर पीते हैं तो उस पानी के जरिए प्लास्टिक का कुछ तो मोनो पार्टिकल्स आपके बॉडी में गया और वो आपके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। बर्निंग प्लास्टिक मैंने भी कहा, अगर उसको आप जलाते हैं तो ड्राई गैस निकलता है जो एयर पोल्यूशन करता है। बर्निंग प्लास्टिक गिव्स आउट डर्टी स्मोक एंड मेक्स द एयर पॉल्यूटेड। प्लास्टिक जलाते हैं, बहुत एक गंदा सा धुआं निकलता है, डर्टी स्मोक एंड मेक्स द एयर पॉल्यूटेड। हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? वी शुड यूज लेस प्लास्टिक, रीयूज एंड रिसाइकल एंड यूज क्लॉथ और पेपर बैग्स टू कीप द अर्थ क्लीन। इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड बैन यूज ऑफ प्लास्टिक, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक खास करके, है ना, और वो रूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तो इतना हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा एक बेहतर सा पैराग्राफ हुआ। ठीक है, ठीक है। ये अगर टू द पॉइंट आपने लिखा है तो आपके मार्क्स जो है ना कहीं से डिडक्ट नहीं होंगे, फुल में फुल। अगर ये 5 मार्क्स का आपका आ रहा है, 5 आउट ऑफ 5 ये मिलना ही है, कहीं से जा नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्या था अपना, द लिक्वर बैन इन बिहार। बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग जिस स्टेट से अभी बात कर रहे हैं वो बिहार है, और बिहार में क्या है, लिक्वर बैन है। लिक्वर बैन का क्या मतलब? शराबबंदी। इससे आप क्या समझते हैं, कब ये बैन किया गया और क्यों बंद किया गया? सारी बातें आपके दिमाग में एक बार में आ जानी चाहिए कि कब ये बैन किया गया, है ना, क्यों बैन किया गया, इसके क्या क्या असर पड़ रहे हैं आज के डेट में, पॉजिटिव या निगेटिव। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ, लिक्वर बैन से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। जैसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कंटेंट के ऊपर आएंगे क्या क्या हो सकता है जब ये बैन किया गया। कब बैन किया गया? अप्रैल 2016 में। ठीक है ना। ये हमारे उस समय के मौजूद सीएम जो आज भी हैं, मिस्टर नीतीश कुमार ने ये स्टेप लिया। क्यों लिया? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था, है ना। उनके पास इतने सारे कंप्लेन आए कि उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। हालांकि इससे नुकसान भी हुआ। इससे नुकसान क्या हुआ कि जो स्टेट का रेवेन्यू है उसमें बहुत सारे लॉस हुए। तो क्या हुए? बहुत सारे लॉस हुए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस तो कम हुआ। उन्होंने ये सोचा कि हम स्टेट का रेवेन्यू अगर कम आता है, ये लॉस तो हम झेल सकते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो कंट्रोल किया जाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक तो ये बातें हो गई, पॉजिटिव हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ। एक लॉस क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू कम हो गया। ठीक है। सेकंड क्या हुआ, लोगों के अंदर कुछ जो गलत एक्टिविटी करने के लिए जो वो इंपल्सिव हो जाते थे लिक्वर पीने के बाद, कुछ भी गलत एक्ट में वो चले जाते हैं, वो बैन हुआ। सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, आज के डेट में लोग पीने के बाद भी होश में रहते हैं। अगर वो एक बार उन्होंने अगर ड्रिंक कर भी लिया
ठीक है, अगर उनको लगे कि उधर से पुलिस की जिप्सी आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, वो बिल्कुल होश में आते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं कहीं नहीं। तो उनके अंदर एक डर तो आया है। तो वो अब जो लोगों के बीच में फाइटिंग थे, जो क्लेश हो रहा था, वो होना कम हुआ है ना। देखिए मैंने वही कहा, मेनी पीपल स्टॉप ड्रिंकिंग, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। उससे क्या हुआ, लोगों का घर अच्छा होने लगा। जो पैसे वो खर्च कर रहे थे खुद के लिक्वर पे, वो अपने फैमिली में अपने बच्चों पे खर्च करने लगे। बहुत बड़ा फायदा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया, फैमिली लाइफ एंड सेफ्टी इंप्रूव्ड। फैमिली लाइफ एंड सेफ्टी वो क्या हो गया, इंप्रूव्ड हो गया। पीपल सेव्ड मोर मनी, लोग के पास पैसे और ज्यादा बचने लगे। जैसे हमने यहां क्या किया कि लिक्विड बैन इन बिहार वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2016। द मेन रीजन फॉर दिस बैन इज टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस। जो मेन रीजन क्या था, नीतीश कुमार ने क्यों बैन किया, कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत अब इतना ज्यादा आ गया केसेस कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। भले राजस्व हमारा कम हो जाए, रेवेन्यू हमारा कम हो जाए, लेकिन ये स्टेप उठाएंगे। ठीक है, इंप्रूव हेल्थ, लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो सके, एंड ब्रिंग पीस इन फैमिलीज, और लोगों के घरों में, परिवारों में पीस आ सके, शांति आ सके। इट हैड मेनी इफेक्ट्स बोथ गुड एंड बैड। हमने भी कहा इसके दोनों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं हर बार बोलता हूं। तो इट हैड मेनी इफेक्ट्स बोथ गुड एंड बैड, इसके दोनों तरह के रिजल्ट हुए, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे क्या क्या हुए, बहुत सारे लोगों ने शराब छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि उनकी लाइफ और सेफ्टी इंप्रूव हुई, फैमिली लाइफ और सेफ्टी, उनके पास ज्यादा पैसे बचने लगे। निगेटिव इंपैक्ट्स क्या हुआ, लॉस ऑफ गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम लिक्विड टैक्स, जो रेवेन्यू जहां से आ रहा था लिक्विड टैक्स से, वो बंद हो गया, और ये हैवी लॉस है किसी गवर्नमेंट के लिए। ये किसके चीज को इंपैक्ट कर सकता है, अगर रेवेन्यू कम हो गया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आएगी, रिक्रूटमेंट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे, आपको पैसे वो देंगे कहां से। ठीक है, illegal alcohol is still sold in secret and a number of people are getting engaged increasingly in this illegal activity। क्या हुआ, जो खुले आम जो बिक रहा था लिक्वर, जब तो लोग ओरिजिनल कंज्यूम कर रहे थे वहां से परचेज करके, अब क्या हुआ कि इलीगल एक्टिविटी लोग करने लगे, ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। इसमें बड़े बड़े बिग गन, बड़े बड़े तोप इसमें लगे हुए हैं इस बिजनेस में। कुछ ऐसे लोग आप देखते होंगे अपने गांव में, आसपास के ये में, कुछ ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते और आज उनके पास महंगी गाड़ी से वो घूम पा रहे हैं। रीजन क्या है, उन्होंने इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। लोग ओरिजिनल की जगह अब लोग जो मिल पा रहा, जिन्होंने अपनी आदत नहीं बदल पाई, जिन्होंने अपनी हैबिट बदला ही नहीं, उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट लिक्वर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इससे बहुत बार ये देखा जा रहा है कि शराब पीने से इतने लोग यहां मर गए, इतने लोग यहां डेथ हुई, है ना। तो ये एक क्या है, लोग इलीगल एक्टिविटी मानने लगे, है ना, सीक्रेटली लोग बेचने लगे। सम हैव बिकम एडिक्टेड टू सम अदर ड्राई इंटॉक्सिकेंट्स। बहुत बड़ी बात है बच्चे, आज आप कहीं भी जाएं मैं आपको एक बेहतर सा एग्जांपल देता हूं। आप स्टेशन या जंक्शन चले जाइए, पटना जंक्शन चले जाइए, बहुत सारे लोग ड्राई इंटॉक्सिकेंट्स का क्या मतलब, सूखा नशा, वो करने लग गए हैं। बड़े से लेकर छोटे लोग, बड़े से लेकर छोटे लोग का क्या मतलब, उम्र में बड़े और उम्र में छोटे। मैं एलीट क्लास और लोअर क्लास की बात नहीं कर रहा, ठीक है, और ये खास करके वो लोग कर रहे हैं। कौन लोग स्टेशन पे आपको कौन दिखेंगे, लोअर क्लास लोग। एलीट क्लास लोग अलग करते हैं, वो जो यूज करते हैं वो बड़ी चीजें होती हैं, ये लोग जो यूज करते हैं चीप चीजें होती हैं। लेकिन ये बढ़ा तो सही, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगभग एक जनरेशन हमारा खत्म होने के कगार पे आ गया है। आप रास्ते चलते, नाइट में आप कहीं भी गुजरते हैं, किसी भी गलियों से गुजरेंगे, हो सकता है कोई आपको इंजेक्शन लेता हुआ बच्चा दिख जाए, वो देखकर आपको अफसोस होगा कि ये क्या, हमारा जनरेशन कहां से कहां जा रहा है।
तो some have become addicted to some other dry intoxicants. कुछ अलग ड्राई इंटॉक्सिकेंट्स का क्या मतलब, बहुत सारे लोग जो ड्राई जो कुछ सूंघ करके कुछ करके जो यूज कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। पहले जब लिक्वर होता था तो ओरिजिनल वो कंज्यूम करते थे, लोगों से थोड़ा झगड़ा करते थे, ये करते थे, लेकिन ये तो नहीं करते थे ना। ये आज के डेट में एक बहुत ही भयानक स्थिति, बहुत ही टेरिबल सिचुएशन है आज के डेट में, ठीक है। वही है, इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बजाय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ड्राई इंटॉक्सिकेंट शुरू कर दिया। सम पीपल मिसयूज द लॉ, कुछ लोगों ने इस लॉ को मिसयूज करना शुरू किया। ये तो एक विधेयक ही पारित किया गया था ना शराबबंदी के लिए, है ना, लोगों ने इसे मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि द गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द बैन वर्क बेटर फॉर ऑल। गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रही है ये बेहतर तरीके से बैन हो सके, लेकिन गवर्नमेंट को तो सारा मालूम होता है कि लूप होल कहां है। गवर्नमेंट जिस दिन चाह ले कि ये पूरी तरीके से बैन, तो बैन। जब लॉकडाउन में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सके तो ये कौन सी बड़ी चीज है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो लूप होल है, कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स, थोड़ी आगे की बातें नहीं करेंगे, बड़ी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द बैन वर्क बेटर फॉर ऑल एंड वी मस्ट, देखिए गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है, हमें भी इस चीज में उसका सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का, कि आपके आसपास अगर कुछ इस तरह की इलीगल चीजें दिख रही हैं, कोई इलीगल लिक्वर बना रहा है, तो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, है ना। आपके मन में आएगा कि इन्फॉर्म करके भी क्या फायदा, वो फिर भी छूट जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार में नहीं सुनेगी, 2 बार में नहीं सुने, हम 10 बार कंप्लेन करेंगे। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम छोटे लोग हैं तो सामने वाले है कि हमसे झगड़ा करेंगे, उस चीज से फिक्र ही नहीं करना है उस चीज का। सही के रास्ते पे जाएंगे तो बहुत सारे बैरियर आएंगे, ठीक है। तो हमें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए फॉर दिस ट्रेमेंडस वर्क। इस अच्छे काम में गवर्नमेंट तो स्टिल ट्राई कर रही है, हमें भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक नोटिस लिखना है आपको, है ना, किस चीज को लेकर, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को लेकर। गांधी मैदान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, उसके चक्कर में क्या है, उसकी वजह से रूट डाइवर्टेड है। होता है ना कि बहुत कुछ ऐसा प्रोग्राम जहां थोड़ी भीड़ आने की संभावना ज्यादा होती है, क्राउड की संभावना ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटीज, तो कुछ रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए नोटिस कैसे जारी किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो पब्लिक नोटिस है, हमने एक डेट मेंशन कर दिया है। ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एट गांधी मैदान, ट्रैफिक will be diverted on 15th of August from 6 AM to 12 PM। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रूट क्या रहेगा, डाइवर्ट रहेगा। किस दिन, 15 अगस्त को। किस लिए, ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट गांधी मैदान, है ना। रेजिडेंट्स आर एडवाइज टू अवॉइड द एरिया एंड फॉलो अल्टरनेट रूट्स। जो उसके आसपास के लोग हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जो मेन रूट है उसको अवॉइड करें और उसके अल्टरनेट में कोई रूट है उसको फॉलो करें, उसका यूज करें, है ना। काइंडली कोऑपरेट विद ट्रैफिक पुलिस फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी। और इसका पूरी तरीके से आप समर्थन करें। कौन जारी कर रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक पटना, है ना। ये एक बढ़िया सा आपका पब्लिक नोटिस होगा, है ना। ये एक लाइन खींच लेंगे अपना बच्चे, ये नोटिस ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए एक और नोटिस क्या है, एक स्कूल की तरफ से, ठीक है, फिर से हमने दे दिया। नोटिस क्या दिया गया है, ड्यू टू द राइज इन केसेस ऑफ डेंगू एंड, स्कूलों में कहा जाता है ना कि फुल शर्ट ही पहन के आना है ना, तो उसी के लिए फुल स्लीव शर्ट के लिए कहा गया है। ड्यू टू द राइज इन केसेस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आफ्टर द रेन्स, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वियर फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स फॉर 1 month एज अ सेफ्टी मेजर्स। कहा जा रहा है कि स्कूलों में, मतलब इस सिटी में डेंगू और चिकनगुनिया लगातार बढ़ने के बाद, रेनी सीजन के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो काफी उसका खतरा बढ़ गया है। तो इसीलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप फुल स्लीव शर्ट्स और फुल ट्राउजर्स वो पहन करके आए,
कितने दिन के लिए? 1 मंथ के लिए एज अ सेफ्टी मेजर, सेफ्टी में को ध्यान में रखते हुए। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो दिस फॉर देयर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, और सभी से यह निवेदन किया जाता है कि इसको फॉलो करें आप अपने हेल्थ के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए। कौन कह रहा है? प्रिंसिपल। अच्छा, ये XY नीचे आएगा बच्चे, XY से ये स्कूल का नाम हुआ, जैसे ये है ना, प्रिंसिपल सर यहीं साइन करेंगे, है ना। जैसे मैं अगर होगा तो मैं साइन करूंगा, ठीक है। तो ये आपका नोटिस हो गया, तो नोटिस हो गया आज का। आज वाले में पैराग्राफ राइटिंग नहीं था, 2 लेटर 2 नोटिस है ना। चलिए, ये है फिल इन द ब्लैंक्स एज अ क्लोज टेस्ट। इसको एसएससी वगैरह एग्जाम में जो आता है बच्चे, वो क्या है? क्लोज टेस्ट। चलिए देखिए क्या है। मेघालय, a hill state of India, is located in the northeastern state of part of the country. It is, fill in the blanks, by the Indian state of Assam in the north and northeast. ये किससे घिरा हुआ है? मेघालय की बात कर रहा है। मेघालय किससे घिरा हुआ है? तो देखिए, घिरा हुआ है इसका मतलब बाउंडेड है ना। बाउंडेड का मतलब घिरा हुआ है किस? बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये किससे घिरा हुआ है? इंडियन स्टेट असम से घिरा हुआ है। एंड नॉर्थ ईस्ट एंड किससे? देखिए, कोई अगर बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? पाई। पाई का मतलब ही होता है इस लिमिट तक, ठीक है। सेकंड में क्या होना चाहिए? पाई बांग्लादेश। पहला में क्या था? बाउंडेड। Bangladesh in the south and southwest. The state capital is the hill town of Shillong. Particular है, अगर किसी भी चीज में अगर पर्टिकुलर की बात करें, कोई खास की बात करें, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। Shillong, located in east central Meghalaya. Meghalaya is an upland area formed by a, देखिए, कुछ ब्लॉक के खिसकने से जो बना है, अलग होने से वो बना है, उसका मतलब क्या है? डिटैच्ड होने से। तो क्या होना चाहिए? डिटैच्ड। ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब दक्कन के पठार से थोड़ा अलग होने से जो बना है ब्लॉक, वही क्या है? मेघालय है। इट्स समिट्स, देखिए ये बहुत अच्छा सा वर्ड है बच्चे, समिट्स। समिट्स का मतलब क्या समझते हैं? ये है समिट्स, इसमें एस लगा हुआ है। एक होता है सिर्फ समिट। समिट का मतलब क्या? सम्मेलन या बैठक। सम्मेलन या बैठक। जैसे कहते हैं ना G20 समिट, G20 समिट, G20 का बैठक हुआ, G20 सम्मेलन हुआ, ये समिट। समिट्स का क्या मतलब? शिखर, जो उसकी ऊंचाई है ना, शिखर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो वैरी करती है कहां से कहां तक? तो ऊंचाई क्या? यानी कि एलिवेशन, ठीक है। आज आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ, ये सारे कंप्लीट हो गए बच्चे। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका ओवर हो गया। ये क्या है? जो लोग इस एग्जाम के अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी। बीपीएससी कौन सा? सिविल सर्विसेज वाला। इसके लिए अपना नया ऑफलाइन तो अपना चल ही रहा है ना, कब से चल रहा है। अब हम लोग भी क्या हुआ कि हम लोग भी थोड़े डिजिटल हो गए, और आपकी पाठशाला का एक नया कैरियर 365 नाम से एक नया आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। वेबसाइट आपकी पाठशाला .com और .org दोनों है, ORG। आपकी पाठशाला .com और आपकी पाठशाला .org। कैरियर 365 के नाम से आपका 2 एप्लीकेशन है, एक है जिसपे सिर्फ टेस्ट सीरीज है और एक है जिसपे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। और जो टेस्ट सीरीज है बच्चे, वो बहुत ही नए टेस्ट हैं, बहुत ही अपडेटेड है, लेटेस्ट है, और जो भी सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है।
जैसा आपने ऑफलाइन टेस्ट में यहाँ देखा है, वही टेस्ट को हम लोगों ने उससे अलग, उससे इधर हमने क्या किया है कि ऑनलाइन टेस्ट में नए टेस्ट हमने बनाए हैं और इसमें अपलोड किए गए हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं। बिहार एसआई के लिए 350 प्लस टेस्ट हैं, बिहार एसएससी के लिए 425 प्लस टेस्ट हैं, बीपीएससी टीआरई के लिए 1100 प्लस टेस्ट हैं और बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट लॉन्च होने वाला है इस मंथ के आखिरी तक, अप्रैल के आखिरी तक बीपीएससी सिविल सर्विसेज का टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। और ये बहुत अच्छे टेस्ट हैं बच्चे, इसमें कुछ टेस्ट सबको फ्री दिए गए हैं और जब इस पर जाएंगे तो आपको ना जाने कितने चीज़ों का आपको प्रैक्टिस मिलेगा, वो भी फ्री है। बहुत सारी चीज़ें डेली बेस पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, डेली आपको बहुत सारे इडियम्स का प्रैक्टिस मिलेगा जो आपको सिविल कोर्ट में काम आना है, बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे, बहुत सारे जीएस आएंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, वो फ्री है। कुछ कुछ चीज़ों का कॉस्ट है, बाकी अधिकांश चीज़ें क्या है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 2 एप्लीकेशन है, दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पे आपका बैच है और एक पे आपका टेस्ट सीरीज है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। तो हिंदी डिस्क्रिप्टिव में बच्चे क्या है, पहला जो आपका है, किसी नर्सिंग होम में चल रही गड़बड़ी को लेकर आपने स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपने पत्र लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेषक, ये आपका नाम ये नीचे आना चाहिए, देखिए ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये भी नीचे आना चाहिए, ये उसके नीचे आना चाहिए। विषय आपका क्या हो गया, ये क्या लिखा हमने कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके ध्यान में एक अत्यंत गंभीर विषय लाना चाहता हूं या चाहती हूं। हमारे क्षेत्र, जैसे मैंने अपना क्षेत्र लिख दिया कि कंकड़बाग में स्थित साई हॉस्पिटल, अब ये कौन सा है मुझे नहीं मालूम, मैंने बस ऐसे ही लिखा है ना। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मुझे मालूम नहीं कि वहाँ की कौन सा हॉस्पिटल है, नहीं है, ठीक है। नर्सिंग होम में कई प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस नर्सिंग होम में बिना योग्य चिकित्सकों की उपस्थिति के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अवैध दवाओं का प्रयोग तथा बिना उचित जांच के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर गहरी चिंता है और भय का माहौल है। यदि समय रहते इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि संबंधित नर्सिंग होम की गहन जांच करवाई जाए और यदि अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं तो इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आपकी कृपा के लिए सदा आप आभारी रहूंगा या रहूंगी। धन्यवाद। भवदीय, आपका नाम और संपर्क सूत्र आप अपना दे देना है। तो ये इसको एक बार आप अच्छे से थोड़ा इसको एक बार पढ़ लें, ये बहुत ही बेहतर सा चीज है ना। बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी गई है और ये अपना एरिया आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं। मैंने साई इसलिए लगा दिया ना क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ इस नाम का होता ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का इस नाम का हॉस्पिटल रहे तो वो आगे क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम ही क्यों ले लिया, तो नहीं, साई हॉस्पिटल हम नहीं देंगे, यहाँ XYZ हॉस्पिटल दे देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब अनुच्छेद लिखना है। देखिए निबंध नहीं, एक अनुच्छेद। अनुच्छेद भी क्या होता है, निबंध जैसा ही होता है, 100 शब्दों में लिखना है ना। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है विविधता में एकता। चलिए एक एक टॉपिक करके हम लोग देखते चलेंगे कि क्या हो सकता है बेहतर हमारे लिए। शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा क्या कहा जाता है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का क्या है, मौलिक अधिकार है। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, पहले तो शिक्षा के बारे में बता दिया कि यह बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है। और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना संविधान में निहित है, सुनिश्चित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है। शिक्षा से न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी होता है। यह समाज में समानता और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। हमें इस अधिकार का सम्मान करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हमने लगभग अपनी सारी बातें कह दी इतने में, 100 शब्दों में, ठीक है। आप इसको एक बार 2 बार पढ़िए, 1-2 बार सुनिए। अगर नहीं पढ़ना है तो 1-2 बार सुन लीजिए। मैंने तो पूरा ही पढ़ा है, याद हो जाएगा आपको लगभग। चलिए, विविधता में एकता।
देखिए विविधता क्या, भारत में क्या है, इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज है ना, उसी के हम लोग बात करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां पाई जाती है। अपने यहाँ बिहार में देख लीजिए, हर 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे लैंग्वेज क्या हो जा रहा है, भाषाएं बदल जा रही हैं। कहीं मगही है, मगही के भी बहुत सारे रूप हो गए हैं, है ना। पटना का अलग है, पटना डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग हो गया है, पटना का अलग हो गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट में थोड़े से और 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे जाएंगे वहां का अलग हो गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में दो तीन तरह के लैंग्वेज आ गए हैं, ना। तो ये विविधताएं ही हैं। तो अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृति पाई जाती हैं। यहाँ हर राज्य की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, फिर भी हम सब एक भारतवासी कहलाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, पर संकट के समय एकजुट हो जाते हैं। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। यह हमें आपसी समझ, सहयोग और सम्मान की भावना सिखाती है। हमें इस एकता को बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा देश हमेशा प्रगति करता रहे, है ना। हमने क्या कह दिया, जो विविधताएं हैं उसके बारे में बता दी, और हमने ये भी कह दिया कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग खाना अलग खाते हैं, भोजन अलग करते हैं, सब कुछ फेस्टिवल अलग मनाते हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। और इसी एकता के साथ हमें रहना चाहिए। चलिए अब क्या है, हाँ कुछ मुहावरे हैं। आंख का किरकिरी होना मतलब, अरे वाह आंख का बिल्कुल एकदम किरकिरी जैसा है, मतलब वो उसको थोड़ा भी नहीं भाता है, अप्रिय होता है। सेकंड क्या है, सिर हथेली पर रखना। और क्या है, अंगूठी का नग होना, कामकाज में कोरा होना, मुंह की खाना। सब पे सेंटेंस भी बनाना है, अर्थ भी बताना है। तो सिर पर हथेली रखना क्या कहलाता है, पहला है आंख का किरकिरी होना, अत्यंत अप्रिय या कष्टदायक लगना। जैसे चोरी करने वाला छात्र शिक्षक की आंख का किरकिरी बन गया, चोरी करने वाला छात्र शिक्षक की आंख का किरकिरी बन गया। सिर हथेली पर रखना मतलब जान को जोखिम में डालना। वह सैनिक सिर हथेली पर रखकर सीमा पर दुश्मनों से लड़ा, ठीक है। अंगूठी का नग होना मतलब बहुत प्यारा होना, मूल्यवान होना ना, बहुत ही प्रिय या उपयुक्त होना। वह लड़का अपनी मां के लिए अंगूठी का नग है। काम काज में कोरा होना मतलब किसी चीज के लिए अनभिज्ञ, मतलब किसी चीज का उसको नॉलेज ही नहीं होना, स्किल नहीं होना, किसी कार्य में अनुभवहीन होना। वह किसान खेती में कोरा था इसलिए उसे नुकसान हुआ, है ना, मतलब उसको उसके बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए उसको नुकसान हुआ। मुंह की खाना मतलब हार या अपमान का सामना करना। बिना तैयारी के बहस में वह मुंह की खा गया। बिना तैयारी के अगर आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो क्या होगा, मुंह की खानी पड़ेगी आपको। तो ये आप प्रैक्टिस करते चलिए। और क्या है आपका, हाँ ये एक दिया गया है, इसका सारांश मात्र 50 शब्दों में लिखना है। एक बार मैं इसे पढ़ लेता हूं आपके सामने भी कि देवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन सिद्धार्थक नामक तपस्वी उसके राज्य में आए, है ना। एक देवदत्त बुद्धिमान राजा था जिसके यहाँ एक तपस्वी आए, यही ना है बात। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री धनेश्वर को उनके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार उन्हें दीक्षण देने में धन देने लगे। काफी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो देखा कोई उसका धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेज तपस्वी को बुलाया तथा समझाया, देवता धन को खो जाने पर मृत्यु वरन रक्षा नहीं है। धन दौलत को धूप छांव के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। पर तपस्वी अपनी बात पर अटल था। तब राजा ने पूछा, तपस्वी बोला, महाराज मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वही उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न होकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा, मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा सेनागार में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया।
नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी की कौन सी दवा दी। वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगी शिवराज को नाग वाला बूटी खाने को कहा था। यह सुनकर राजा ने शिवराज को दरबार में बुलवाया। पूछने पर शिवराज ने बताया, मेरा नौकर दीनू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकाला है उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया तथा तपस्वी का धन लाकर राजा को सौंप दिया। तो पूरे कहानी का क्या मतलब कि एक बुद्धिमान राजा था देवदत्त, वहां एक उसके राज्य में एक तपस्वी आए, उनको लोगों ने दान दिया, दान, और वो इकट्ठा करके उसने क्या किया, जंगल में छुपा दिया। जो एक चोर चोरी कर ले गया, जिससे वो मरने को आत्महत्या करने के लिए आतुर थे, फिर उनका धन वापस मिल गया। यही तो है। देवदत्त नामक राजा के राज्य में एक तपस्वी आया, यही था ना। लोगों ने उसे दान दिया, जिसे उसने जंगल में दबा दिया। धन चोरी हो गया तो वह आत्महत्या करने चला। राजा की चतुराई से चोर पकड़ा गया और धन वापस मिला। राजा ने धैर्य और बुद्धिमानी से समस्या सुलझाई। 50 शब्द में हो गए। यही तो था सारांश। इसके अलावा भी कुछ है क्या? चलिए, तो आज का आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का डिस्क्रिप्टिव आज का डिस्कशन खत्म हो गया है। चलिए।